प्रणाम, नमस्कार। हम लोग हैं मधुबनी लिटरेचर नमस्कार। फेस्टिवल पर, और आज हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश मिश्र। संभवतः बहुत दिनों से हम डॉक्टर मिश्र से बात करने की चेष्टा कर रहे थे, क्योंकि जो विषय है बिहार और बाढ़, राज्य और समुदाय, इस विषय पर संभवतः इनसे बेहतर विशेषज्ञ और अपनी पूरी जिंदगी को इसी विषय पर जिन्होंने काम करते हुए जिन्होंने आहुति दी है, वो है डॉक्टर दिनेश मिश्र। इनके विषय में ज्यादा कुछ का क्या कहा जाए। आप इतना ही समझ सकते हैं कि जो आगे ये बातें कहेंगे, जो बाढ़ के विषय में जो इनकी बिहार सरकार को जो इनकी हिदायतें हैं या जो इनका प्रेस्क्रिप्शंस है, जो जिन मिथकों को इन्होंने तोड़ा है, वह जानना बेहद आवश्यक है कि अभी की जो बाढ़ की स्थिति है और फिर नई परिस्थितियां भी बन रही हैं। आज डॉक्टर मिश्र जो है हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और हम लोग जानना चाहेंगे धन्यवाद। कि इस बार की बाढ़ की स्थिति क्यों खास है, और आगे आप जो है इस तैरने वाले समाज को डूबते हुए कैसे देख रहे हैं। ये तो नियति है हम लोगों की। जी। और ये कहना कि ऐसा पहली बार हुआ है या बहुत ज़्यादा हुआ है, जी। बहुत ज़्यादा हुआ है उसको हम हल्का करके किसी तरीके से नहीं देखते। जी। लेकिन ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है। जी। लेकिन क्योंकि हमारी याददाश्त कमज़ोर है, जी। उस लिहाज से हम भूल जाते हैं कि ऐसा जो जी। कुछ हुआ है वो पहली बार हुआ है। जी। इसके पीछे एक कारण और भी होता है कि हमारा जो मीडिया है जी। उसने भी शायद इस घटना को पहली बार देखा हो, हम्म। क्योंकि वहाँ भी लोग बदलते रहते हैं और जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि बाप रे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हम्म। तो वो अपनी जितनी नॉलेज होती है, पाँच जी। साल 10 साल, उसके पीछे नहीं जाते हैं। और हर एक की मजबूरी है कि उसके पीछे नहीं जा सकता। जितना उसने देखा या सुना होगा जी। वो उसके हिसाब से ही अपनी राय को तय करता है। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कि पहले नहीं हुआ। जी। मैंने 84 में देखा था, 87 में देखा था, 98 में देखा था। ये कुछ वर्ष हैं जो मुझे याद आते हैं। 95 में भी यही हुआ था, हम्म। इससे बुरी हालत हुई थी। अखबारों में हमेशा यही निकलता है कि ऐसा जितना हुआ है उतना पूरी शताब्दी में नहीं हम्म। हुआ। अब सवाल इस बात का है कि आपने पूरी शताब्दी में क्या हुआ था उसकी जानकारी हासिल की या वैसे ही कहना शुरू कर दिया। हम्म। आज मेरा ख्याल है 70 और 80 लाख के आसपास लोग प्रभावित हैं, हम्म। बुरी तरह से प्रभावित हैं। मैं उसको जी। हल्का करके नहीं देखता। जी। लेकिन आप इसको 70 से कंपेयर कीजिए या 2004 से कीजिए, 2007 से कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। हम्म। हाँ, मुझे अगर ठीक याद आ रहा है तो 87 की बाढ़ में शायद जी। 2 करोड़ 86 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे। सिर्फ और 86 झारखंड भी की हमारे सिर्फ। साथ था, लेकिन जी। 87 87 87 की बार में। जी। 87 में हम्म। 2007 में भी इसी तरह से प्रभावित हुए थे। 2 करोड़ 86 लाख, 46 लाख या 44 लाख कुछ ऐसे जी। लोग थे। जी। तो जो प्रभावित आबादी है या प्रभावित क्षेत्र है, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो उसके मुकाबले में ठीक है, परेशानी है। जी। लेकिन ये कह देना कि ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ, हम्म। वो हमारी एक कहूँगा कि मिसगाइड करने वाली भूल है। जी। कि अगर आप नहीं जानते हैं, जितना यहाँ तक आपकी याददाश्त जाती है वहीं तक आप हम्म। सोच पाते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं। नहीं, तो इस ये तो। बार जो हुआ है जी। अनयूजुअल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐतिहासिक ये नहीं गलत है। किसी ये मायने गलत में। है, ये जी। सरासर जी। जी। गलत है। जी। जो जी। तकलीफें भेजी हैं उसको हम कतई जी। हल्का करके नहीं देते। संभवतः कोरोना की वजह से और या ज्यादा भयावह लग रहा है, कोविड सिचुएशंस की वजह से। पर आप संभवतः सही कह रहे हैं कि हमें आदत है सुपरलेटिव टर्म्स में बात करने की, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ और ये पहली बार हुआ है, ऐसा संभवतः आप कह पा रहे हैं। पर सर, सबसे जो आवश्यक बात यह है कि ये ऐतिहासिक नहीं है, हम समझ रहे हैं। पर क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? प्रश्न यह भी है कि क्या यह समाज ऐसे ही डूबता रहेगा? और क्योंकि इसको आप बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं, जो आपकी सोच है, आप इसको एक एक आपदा नहीं मानते हैं। आपकी जो जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी है, आप इसको राज्य द्वारा एक एक जिसको कह सकते हैं कि एक क्रिएटेड न्यूसेंस मानते हैं। जी हाँ, वो तो है। जी। और मैं अपने इन विचारों के लिए काफ़ी आलोचना भी बर्दाश्त करता हूँ जी। कि आखिर क्या हो जाएगा कि आप उसको डिजास्टर कहेंगे। हम्म। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि
डिसास्टर जैसी अगर कोई घटना होती है तो उसका समय और काल और स्थान जी। निर्धारित नहीं होता, हम्म। लेकिन हमारे यहाँ जो हो रहा है इसका समय, काल और स्थान सब कुछ निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि चंपारण में जो आज हो रहा है वो पहले नहीं हुआ, या गोपालगंज में हुआ वो पहले नहीं हुआ, खगड़िया में जी। जो हुआ वो पहले नहीं हुआ। हम्म। सब जगह हुआ है और एज ए रूटीन हम्म। होता रहता हम्म। है ना। तो जब आपको पता है कि इन सारी जगहों पर ये मुसीबतें आएंगी, हम्म। और आपको ये भी पता है कि बरसात का मौसम जो है वो उसमें ये घटना कभी भी हो सकती है, हम्म। तब फिर आप उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए और तैयारी रखिए। तैयारी रखिए। क्योंकि डिजास्टर तो कहते हैं कि एक आकस्मिक घटना है, हम्म। जिसके पहले कि आप उस पर रिएक्ट करें, हम्म। उसका मुकाबला करने के लिए या उसका भोगने के लिए रिएक्ट करें, तब तक वो आपको तबाह करके चली जाती हम्म। है ना। जी। मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा मेरा अनुभव रहा है, जी। तो ये तो पता है, ये जगह पता है। अब कुशेश्वर स्थान में अगर बाढ़ नहीं आएगी तो कहाँ आएगी। हम्म। और जो हम्म। संगम है समस्तीपुर का और सहरसा का और दरभंगा का कुछ हिस्सा, खगड़िया का, उसमें अगर बाढ़ नहीं आएगी तो कहाँ आएगी। हम्म। खगड़िया अगर नहीं डूबेगा, इसको हम्म। डुब्बा जिला बोलते हैं हम लोग, हम्म। खगड़िया डूबना ही है। और हम्म। उसके बाद वहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, हम्म। बलुअट मिट्टी है, तो रबी की फसल भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन खगड़िया हम्म। तो हर साल डूबता है। हम्म। इसी तरह से जगहें हैं हमारी, और हम्म। खासकर जहाँ दो नदियों के संगम है जी। और उस पर हम लोगों ने बांध बना रखे हैं, हम्म। तो उन दोनों बांधों के यानी सहायक धारा और बड़ी धारा के बीच में, मुख्य धारा के बीच में जो क्षेत्र जी। फंसेगा, जी। वहाँ तो पानी बरसना ही है ना, वहाँ तो पानी बरसेगा तो वहाँ जल जमाव होगा ही ना। और वो दो धाराओं के बीच में फंसे हुए लोग हैं जिन पर कि जी। तटबंध बने हुए। हम्म। बैरगनिया सीतामढ़ी का एक अच्छी मिसाल हम्म। है। एक तरफ से लालबगिया नदी आती है और दूसरी ओर से बागमती आती है, जी। और दोनों के बीच में वाई शेप में हमने तटबंध बना रखे। हम्म। तो ऊपर से जो भी पानी आएगा तो वो हम्म। तो उसी बाल्टी में इकट्ठा होगा ना, हम्म। और उसके ठीक लगी हुई वो जो उत्तरी किनारा है बैरगनिया का, जी। वो नेपाल से लगता है। हम्म। आप तांगे से या साइकिल से या पैदल प्रवेश कर सकते हैं वहाँ से नेपाल से। तो हम्म। जो साइकिल चली जाएगी, गाड़ी चली जाएगी, तांगा चला जाएगा, हम्म। आदमी पैदल चला जाएगा, तो पानी क्या छोड़ देगा, हम्म। वो तो आएगा ना उसी में। जी बिल्कुल और उसमें बिल्कुल। जितने गांव हैं उन सबको डुबाएगा और तबाह करेगा। उस हम्म। पानी की निकासी का एक ही रास्ता है कि दोनों बांधों में से कोई बांध टूटे, हम्म। और न टूटे तो लोग काटें, हम्म। क्योंकि जान देने के पहले तो आदमी कुछ भी करेगा ना, हम्म। मरने के पहले। हम्म। तो ऐसी स्थितियां हमारे यहाँ कुशेश्वर स्थान में बनती हैं, हमारे यहाँ हर जगह तटबंधों के बीच में बनती हैं, चाहे वो हम्म। कोसी हो, बागमती हो, बूढ़ी गंडक हो, महानंदा हो, कहीं भी हम्म। मरने के पहले आदमी उसको काटे, हम्म। और काटेगा तो वो सारा पानी बाहर जाएगा। हम्म। अगर वो सलामत रहता है तो अंदर वाला मरेगा, यानी हम्म। तटबंध के अंदर वाले लोग मरेंगे। हम्म। और अगर वो तटबंध टूट जाता है तो हम्म। बाहर वाले मरेंगे। हम्म। अब तटबंध जो हम लोगों ने बनाए हैं बाहर से सुरक्षा के लिए, या हम्म। तो वो सलामत रहेंगे या हम्म। वो टूटेंगे, उनकी तीसरी गति नहीं, जी। है ना। जी। और इसका सीधी कॉरोलरी है कि अगर सलामत रहते हैं तो अंदर वाला डूबेगा, और अगर टूट जाते हैं तो बाहर वाला बाहर वाला। मरेगा। हम्म। अब सवाल इस बात का है कि हमारी व्यवस्था हम्म। किसको बचाना चाहती है, हम्म। अंदर वाले को बचाना चाहती है या बाहर हम्म। वाले। जी। तो बाहर वाले को बचाएगी तो तटबंध को बचा करके रखेगी। हम्म। ये भूलते हुए कि उसकी जिम्मेवारी तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों के प्रति भी है। हम्म। और अगर वो टूट जाता है, बहुत जगह जैसे अब ये मनिहारी घाट है कटिहार का, जी। ये गंगा और महानंदा और कारी कोसी के बीच में फंसा हुआ है। जी। अब बड़ी सीधी सी बात है कि लोग कहते हैं, वहाँ के लोगों से पूछिए तो बोलते हैं कि साहब हम 3 नदियों से घिरे हुए, हम्म। हमारे एक और महानंदा है, दूसरी ओर गंगा है, और तीसरी ओर कारी कोसी। हम्म। हमारी समस्या यही है और हमारा समाधान भी यही। हम्म। समाधान इसलिए कि जब हम लोगों ने तटबंध नहीं बनाए थे इन नदी पर, हम्म। तो किसी भी नदी में पानी घटता था तो सारा पानी वो खींच लेती। हम्म। अब नदी खींच ही नहीं सकती, क्योंकि हमने दीवारें खड़ी कर रखी। हम्म। तो नदी को उसका अपना कर्तव्य हम्म। पालन करने में, मदद देने में हमको इस हम्म। बांध को काटना पड़ता है। तो हम्म। चाहे महानंदा का काटें चाहे गंगा का काटें, जहाँ सहूलियत होती है वहाँ हम लोग काट देते हैं, जी। और पानी निकल जाता है। हम्म। तब हमसे कहा जाता है कि ये तो असामाजिक तत्वों ने काट दिया। हम्म। बोलते हैं कि हम तो समझते हैं कि इससे बड़ा सामाजिक कार्य, पुण्य कार्य कोई हो ही नहीं सकता, हम्म। कि अगर
ये तटबंध तीनों सलामत रह जाएंगे तो कम से कम यहाँ 5-10 हजार लोग मरेंगे। और ये काम सरकार के लोग, वो जहाँ ब्लॉक वाले हैं, थाने वाले हैं, वो लोग आकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब काटिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। पानी के साथ दिक्कत ये है कि वो प्राइवेट आदमी में, व्यक्तिगत स्वरूप में या सरकारी लोगों में तमीज नहीं करता। पानी अगर डुबाएगा तो वो सबको डुबाएगा जी। किसी को नहीं छोड़ेगा जी जी, तो बिल्कुल। लोग खड़े होकर के उसको बांध को कटवाते हैं आराम से। हमारी एक साल से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि साहब हम लोग तो अगर ये इसको न काटें तो कम से कम 5,000 लोग इस मनिहारी ब्लॉक के या आसपास के गांव के लोग मरेंगे। तो हमारा तो नागरिक अभिनंदन होना चाहिए दिल्ली के कनॉट प्लेस ये शुभ कार्य करने के लिए, क्योंकि इसकी मरम्मत में सरकार का 20 लाख रुपया खर्च होगा, 30 लाख रुपया खर्च होगा। लेकिन अगर 50,000 रुपये, जब मेरी बात हुई थी तो उन दिनों एक आदमी के बह जाने या मर जाने का 50,000 रुपया मुआवजा मिलता था सरकार की तरफ, सरकारी मुआवजा। तो अगर 5,000 लोग मर जाते हैं तो 25 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ेगा। तो हम तो सरकार का काम 20 लाख रुपए में ही चला दे रहे हैं। तो हम तो नागरिक अभिनंदन के हकदार हैं ना। तो वहाँ वो चलता है। बहुत सी जगहों पर नदियों के तटबंध पर लोग पहरा देते हैं बाहर वाले कि ये टूट ना जाए, और हम लोग समय रहते सुरक्षा ले रहे हैं। उनका ये भी डर रहता है छोटी नदियों पर, कमला पर हुआ या बागमती पर हुआ, भोगी बरान पर हुआ, गंडक और कोसी को छूने की हिम्मत किसी की नहीं। ये लोग साफ मना करते हैं कि हम इन नदियों को नहीं छू सकते, लेकिन बाकी नदियों के साथ तो हम छू ही सकते हैं, तो जरूरत पड़ेगी तो हम इसको काट देंगे। बाहर वाला भी काटता है ये कह करके कि हमारे यहाँ इतना जल जमाव हो गया, हमारा गांव डूब रहा है। तो ये पानी की निकासी करने के लिए, नदी तक पहुंचाने के लिए हम इसको बाहर वाले जो हैं वो काट देते हैं। अंदर वाले, अगर तटबंध सलामत रहता है तो नदी का लेवल इतना बढ़ता है कि वो कहते हैं कि अब जान दें या तटबंध काटें। तो उनको लगता है तटबंध काटें तो अच्छा है, पानी बाहर चला जाएगा, है ना। तो ये सब खेल तो चलते रहते हैं पब्लिक के स्तर पर। हाँ सर, इसमें इस जद्दोजहद में समस्या ये है कि आखिरकार निरूपण तो, समस्या का निरूपण तो करना होगा, या फिर आप जो है संपर्क कर चुके हैं। जैसे आपकी लगातार जो एक संदेश या बार का जो जहाँ समस्या का निरूपण है वो आप संभवतः बांधों में करते हैं। जिस तरीके से बांधे बनाई गई हैं, देखिए बांध तो बनाए गए सुरक्षा के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि तो अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें, ऐतिहासिक रूप में देखें तो हम लोग जब हमारे पूर्वज जब इन नदियों के किनारे आकर के बसे होंगे तो कुछ सोच के बसे होंगे ना। पहले तो वो लोग नोमैड्स थे, शिकार करते थे और उसी पर आश्रित रहते थे, उन्हीं की साल का कपड़ा पहनते थे और उन्हीं का भोजन करते थे, और जंगल में जो कुछ मिल गया वो खा पी लेते थे, घूमते रहते थे, पूरा कुनबा चलता था साथ में। बाद में जब उन्होंने खेती करना सीखा तो नोमैडिक लाइफ खत्म हो गई। तब उनको एक जगह रहना पड़ा, वो चाहते या न चाहते उनको एक जगह रहना पड़ा। और जब रहना पड़ेगा तो नदी के किनारे के अलावा और कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती, इस पर बहस नहीं हो सकती, क्योंकि ताज़ी मिट्टी नदी का पानी ला करके देता है उनको, और पानी की प्रचुरता, उसका प्राचुर्य, ये दो चीज़ें हैं। और मुसीबत उनकी 10-15 दिन की है साल में कुल मिलाकर। तो वो समझते हैं कि साल में अगर 10-15 दिन की तकलीफ है तो उठा लेंगे और कोई ना कोई अपना इंतजाम कर लेंगे, और उसके बाद से तो मौज है। तब आपका वहाँ साहित्य विकसित करता है, क्योंकि लोगों के पास 340 दिन मौज करने के लिए, तो उनका साहित्य विकसित करता है, उनकी राजनीति विकसित करती है, उनका अर्थशास्त्र विकसित करता है, उनके जीने के और तरीके विकसित करते हैं। वो सब कुछ होता है इसलिए कि भोजन के साथ साथ उनके पास समय भी। लेकिन ये बात आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे करके भूलती है, और तब उनको लगा कि अरे ये तो 10-15 दिन हम लोग बड़ा नाटकीय जीवन व्यतीत करते हैं, इसको बंद करना चाहिए। तो बड़े दौर से गुजरे वो लोग। कभी उन्होंने अपने घरों को घेरा, कभी उन्होंने अपने गाँव को घेरा मिट्टी का बांध बना करके,
और उन सबसे समस्याएं पैदा हुई, क्योंकि गांव का जो घर घेरा तो बहुत से लोगों ने अपने घर घेर लिए एक दूसरे की देखा देखी। अब नदी का पानी सीधे न जाकर के उन गैप्स के बीच से आगे बढ़ता है, तो उसकी बढ़ती जो समस्या है नदी के पानी के वृद्धि की, वो कभी मेड़ को तोड़ देती है, कभी छोड़ देती है। तो इन लोगों ने शायद सोचा होगा कि काम करते हैं यही के घर को घेरने से बेहतर है कि हम पूरे गांव को घेर लें। गांव पक्की घेर व्यवस्था लें की तो जाए। वो गांव अकेला तो नहीं है, दूसरे गांव भी हैं, तो उनको भी समस्या हुई। शायद ये लोग कभी गए होंगे अपने सरदार के पास, या जो भी उनका वाला या नेता या राजा रहा होगा कि भाई हम लोग तो तंग आ गए, आप कुछ कीजिए। तो कुछ कीजिए वाला जो है अपने सारे नवरत्नों को या मंत्रियों को या विद्वान लोगों को बुला करके कहता है कि देखिए प्रजा के सामने ऐसी ऐसी समस्या है, तो आप लोग कोई रास्ता सुझाइए। और उसमें जो सबसे बुद्धियार, आप लोगों की भाषा में बोलते हैं मैथिली में, जो बुधियार। सबसे बुद्धियार रहा होगा जी। उसको राजा ने कहा होगा कि भाई तू इसका इंतजाम कर, और संसाधन की कोई कमी नहीं आने दीजिए कि जितना तुमको जरूरत होगी पैसे की या संसाधन की, वो सब राजा जो है, राज्य जो है वो वहन जी। तो वो एक आदमी को तय करता है कि भाई देखो लोगों को इकट्ठा करो जो इस पर बांध पर काम करेंगे, या हम गांव की बात छोड़ देते हैं, घर की बात छोड़ देते हैं, गांव की बात छोड़ देते हैं, हम इस नदी को ही बांध, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, खत्म कर देते हैं, इसी को हम लोग घेर लेते हैं। बड़ा अच्छा प्रस्ताव था। तो वो जो दिन रहा होगा वो एक तो जो दाता संस्था है, जो कि जो भी रही हो, जो भी उसका स्वरूप रहा हो, आजकल हम उसे फंडिंग एजेंसी या डोनर एजेंसी बोलते, जो कि उस सारे काम का खर्चा उठाएगी, जो कि वो जो मंत्री होगा या नवरत्न होगा वो सलाह देगा कुछ लोगों को करने के लिए, उसका एक कोई मेट होगा, उसका भी कोई नेता होगा उस दल का। तो इन तीनों की उत्पत्ति जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, एक दिन हुई, तो एक राज सत्ता हुई किसी भी रूप में, उसका नाम हम लोग ले लें, और दूसरे जो नवरत्न थे वो पहले इंजीनियर रहे होंगे, पहले हाइड्रोलिक इंजीनियर रहे होंगे, पहले फ्लड मेंटेनेंस या उसको कंट्रोल कह लें या आजकल की भाषा में मैनेजमेंट कह लें, वो, और प्लस ठेकेदार जो मेट बना होगा वो मजदूरों को लेकर के आता होगा और उसको भी पैसा मिलता होगा, तो ठेकेदार होगा। इन तीनों शब्दों की उत्पत्ति ऐतिहासिक तौर पर मैं समझता हूँ कि एक ही दिन हुई। एक फंडिंग एजेंसी बनती है, एक इंजीनियर बनता है और एक ठेकेदार बनता है, और फिर वहाँ से लोक कल्याण का काम शुरू होता है। अच्छा सोच करके ही किया गया, ऐसा नहीं कि बुरा सोच करके किया गया, अच्छा सोच करके और एक दीर्घकालीन सा समाधान सोच करके ही किया गया होगा। कहते हैं कि सबसे पहला इसका प्रयोग चाइना में आज से करीब 2700 साल पहले हुआ था, 2700-2800 साल, जबकि नदियों को बांधने की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई। और 1955 में वहाँ के एक प्रधानमंत्री थे, तेंग से वे नाम था शायद उनका एक स्टेटमेंट आता है कि देखिए पानी के साथ तो गाद भी आती है, और समस्या पानी की नहीं है, गाद की है, उसके साथ जो मिट्टी आती है उसकी है। तो पानी के साथ जो करना है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन गाद के साथ क्या करना है वो हम लोग अभी नहीं जानते हैं। तो ये गाद जो आती है और ये जो बालू जम जाता है नदियों की खेती में, इसको बहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमको हमेशा बांध को ऊपर उठाना पड़ेगा, ऊंचा उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक सीमित मात्रा का पानी उस दोनों दीवारों के बीच में से होकर के बहाना है। तो नदी की पेटी अगर उठ जाएगी तो स्वाभाविक है कि बांध को ऊंचा करना पड़ेगा, और तब वो कहते हैं कि उस बांध को ऊंचा करने की एक सीमा है जिस पर कि हम लोग ऊंचा भी कर लें और उसको मेंटेन भी कर लें। तो मेंटेनेंस उसकी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और चाइना में उस वक्त ऐसी हालत हो गई कि नदियों का जो इन्होंने बांधना शुरू किया था पिछले 3000 वर्षों में, उसमें नदी की पेटी आसपास की जमीन से, कंट्री साइड की जमीन से 30 फुट ऊपर थी। उनका कहना था कि ऐसी नदी को स्थिर नहीं रखा जा सकता,
जब वो इतने ऊंचे होकर के बहेगी तो विनाश करेगी। और विनाश किया, ऐसा नहीं कि विनाश नहीं किया उन्होंने। तो उन लोगों ने किया क्या, उस वक्त की नदी जब तक तटबंध के अंदर वो लोग ठेल पाए तब तक तो उन्होंने ठेला, लेकिन जब नदी ने रास्ता ऐसा पकड़ लिया कि वापस तटबंधों के बीच नहीं ले जा सकती, तो उसको भी बांध दिया, उसके किनारे भी तटबंध बना दिया। बताते हैं कि 26 बार ऐसी परिस्थितियां आई थी पिछले 1000 साल के अनुभव में। चाइना की कहते हैं कि बीजिंग विश्वविद्यालय में इसका पूरा इतिहास रखा हुआ है लिखित, और उसके हिसाब से 1500 बार, यानी 1047 से लेकर के 1954 तक वो 1500 बार वो तटबंध टूटे। 26 बार उसकी धारा में भीषण परिवर्तन हुआ था, और 9 बार उन धाराओं को वापस तटबंध के अंदर नहीं लाया जा सका, तो अलग से फिर तटबंध बना दिए गए उन पर। तो लेकर के वो लोग परेशान थे, और उन्होंने कहा था कि देखिए जब ये काम हमारे पूर्वजों ने शुरू किया होगा तो आज ये साफ दिखाई पड़ता है कि उनका ज्ञान और उनका अनुभव कहाँ जा करके सीमित हो गया था। कि अगर नदी का प्रवाह क्षेत्र हम लोग बढ़ा देंगे तो नदी के पानी का वेग बढ़ जाएगा, और वो अपने किनारों को काटेगा और तलहटी को गहरा करेगा, और वो सारा गाज जो वहाँ जमा होती है उसको ले जाकर के समुद्र तक पहुँचा देगा। तो बोलते हैं कि हम उनके सीमित ज्ञान का दुरुपयोग आज करते, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। 1955 में वहाँ के डिप्टी प्रीमियर थे चाइना के, इनकी की मिसाल लेकर के या तटबंधों की मिसाल लेकर के हमने सीखा कि यहाँ काम करना चाहिए इस तरह का। ये उनका कहना था। और हमारे यहाँ के एक्सपर्ट जाते हैं, 1953 में हमारे यहाँ बहुत बड़ी जबरदस्त बाढ़ आई, और डिबेट तो बहुत चल रही थी कि क्या किया जाए, नदी का क्या किया जाए, बाढ़ का क्या किया जाए। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद जो नैतिक जो राजनीतिक लीडरशिप थी, उसके पास ये मजबूरी थी कि वो कुछ करती हुई दिखाई दी। और क्योंकि हमारे इलाके में बाढ़ एक सतत समस्या थी, उसका समाधान नहीं होता था, और अंग्रेज लोगों ने किया नहीं, क्योंकि उनको तटबंध बनाए उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तटबंध बनाने की में कोई कसर छोड़ी, लेकिन तटबंध बनाने में उनकी नीयत ये थी कि हम इसके निर्माण का पैसा लोगों से उगाएंगे, स्थानीय लोगों और बाद में जब ये स्थानीय लोगों से उगाएंगे और बाद में टैक्स के शक्ल में, और बाद में अगर कुछ राहत कार्य अगर करना पड़ा या पुनर्वास करना पड़ा तो वो कर देंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर 10 साल तक कोई तटबंध सुरक्षित रह जाता है और 11वें साल में अगर टूट जाता है तो 10 साल में जितना फायदा हुआ होगा अनाज की शक्ल में या विकास की शक्ल में, वो 11वें साल के 1 साल के नुकसान में वो खत्म हो जाता, ज्यादा हो जाता। तब उन्होंने कहा कि ये फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि अगर फायदे का सौदा होता तो वो ये काम करते रहते। जब उनको लगा कि फायदे का सौदा नहीं है तब उन्होंने ये काम बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने एक उसमें पुंछल्ला छोड़ दिया था कि अगर कोई अपने संसाधन से और अपने खतरे पर ये काम करता है, नदियों को बांधने की कोशिश करता है, तो सरकार आड़े नहीं आएगी। तो करो, बांधो, पुनर्वास करो या पुनर्वासित हो जाओ, जो भी करो, सरकार को उससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन बाद में हमारे यहाँ एक विलियम मरेल करके इंजीनियर था, 1942 की बात है, वो रिकॉर्ड में है, तो उसने ये जो मधेपुर वाला इलाका है ना, हमारे मधुबनी में ही है मधेपुर, यहाँ मधेपुर और ये फुलपरास और ये सब, हाँ पासी है, नॉर्थ बिहार सर्किल का वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था और बाढ़ का काम देखता। तो उसने कहा कि ये जो बांध बना दिए हैं जमींदारों ने, और जमींदारों ने जो बना रखे हैं, उनकी वजह से पानी के रास्ते में रुकावट आती है, और इनको या तो डिमोलिश कर दिया जाना चाहिए, और या डिमोलिश नदी कर देती है तो उसको दोबारा बांधने नहीं दिया जाना चाहिए। और उसने कहा कि ये मुनादी ढोल पीट करके चारों तरफ करी जानी चाहिए, और जो संबद्ध लोग हैं उनके घरों पर ये नोटिस लगा करके रखना चाहिए कि ये तटबंध बनाना या उसकी मरम्मत करना अपराध है और इस पर सजा हो सकती है। अच्छा। ये 1942 की बात मैं बता रहा हूँ। WL मुरेल नाम था उसका, मरेल,
नाम था उसका, उसने मुनादी करवाने की बात की। लेकिन पांसा पलट गया 47 के बाद। 47 तो नहीं, पांसा पलटने में मेरा ख्याल है कि करीब 52-53 का समय लगा। जी हाँ, 55 में, 1945 में तो नेपाल में बड़ा क्षेत्र बनाने की, बांध बनाने की बात चल रही थी। 47 में जबरदस्त मीटिंग हुई थी वहाँ निर्मली में, सुपौल जिले में पड़ता है। जब ये घोषणा की गई थी कि हम आज़ाद होने के बाद उसमें 800 फुट ऊंचा बांध बनाएंगे और 30 लाख एकड़ जमीन को सींचेंगे और पूरा इलाका बाढ़ मुक्त हो जाएगा और अब हमको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सारे डांड लहलहा जाएंगे। तो जितना भी प्रोमिसेस पॉलिटिशियन लोग करते हैं तो वो कर ही गई। लेकिन पहली बात ये थी कि उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो बना पाते। दूसरी बात ये कि भूगर्भ वैज्ञानिकों की और कुछ वैज्ञानिकों की सलाह थी कि ये खतरनाक होगा क्योंकि ये भूकंप वाला क्षेत्र है और यहाँ उस बांध को बना करके रह पाना मुश्किल होगा। मुझे याद है कि जब तटबंध बनने की बात चल रही थी कोसी पर, तो लोगों ने पूछा, विधानसभा में ये पूछा गया था कि वो बांध क्यों नहीं बन रहा है, और ये जो नेपाल वाला बांध बनने वाला था बराक क्षेत्र में, उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि अब वो नहीं बनेगा, नदी के किनारे तटबंध बनेगा। तब केबी सहाय उस वक्त जो राजस्व मंत्री थे, उनका बयान आया, मेरा ख्याल 22 सितंबर 1954 की बात है अगर मुझे ठीक याद है तो। उसमें उन्होंने कहा था कि ये बांध करीब 800 फुट ऊंचा होगा और इसके पीछे 26 मील लंबी एक झील बन जाएगी पानी की, और ये भूकंप वाला इलाका है। अगर इसमें कभी कोई भूकंप से की वजह से इस बांध को कोई नुकसान पहुंचता है तो एक रात में हमारा यहाँ से लेकर के भागलपुर तक का क्षेत्र साफ हो जाएगा। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हम इस बांध के विकल्प के तौर पर यहाँ तटबंध बनाएंगे नदी के दोनों किनारों। और उसकी विधिवत घोषणा 1953 दिसंबर में हो चुकी थी कि यहाँ तटबंध बनेगा। गुलजारीलाल नंदा जी ने, शायद 3 दिसंबर था या वैसे ही कोई तारीख रही होगी, पार्लियामेंट में उसको अनाउंस किया था कि हम तटबंध बनाएंगे। 54 की मई में, 53 में अनाउंसमेंट हो गया, ध्यान रखेंगे। 54 की मई में हमारे 2 एक्सपर्ट चाइना भेजे जाते हैं जो कि वहाँ की तटबंधों की जानकारी हासिल करेंगे, वहाँ की नदियों के किनारे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है, वो 1955 में ही वो रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में पढ़ी गई थी और उन्हीं नंदा जी ने पढ़ा था उसको। तो उसमें बहुत सी बातें लिखी गई थी, लेकिन उसमें ये भी कहा गया था कि क्योंकि वांगहो के तटबंध अपने यहाँ आई हुई पानी के साथ आई हुई गाद को पूरा का पूरा बहा करके समुद्र तक पहुँचा देती है, अतः कोई वजह नहीं है कि कोसी नदी ऐसा ना कर सके। तो सारा गाद जो है वो पहुँचा देगी, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। बराज का काम होता रहेगा, तटबंध का काम शुरू किया। ये उनकी रिकमेंडेशन थी। तो मतलब एक तो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थी, 53 में बाढ़ आई थी और बहुत बुरी तरह से सहरसा और ये मधुबनी वगैरह, इन्हें दरभंगा, पुराने दरभंगा का इलाका बहुत बुरी तरह से तबाह हुआ था। तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका कहना था कि लोग बहुत बुरी हालत में हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तो सुरक्षा के लिए तुरंत कुछ करना चाहिए, तो उसका मतलब है कि तुरंत तो तटबंध के अलावा कुछ बना ही नहीं सकते, कोई टेक्निकल ऑप्शन ऐसा नहीं। तो एक तरह से पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल गई इसको। उसके बाद ये जो हमारे 2 विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी आकर के कहा कि वहाँ में सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चे, उन्हें मालूम था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि 1047 से लेकर के 1954 के बीच ये तटबंध 15 बार टूटे थे, 26 बार नदी की धारा का परिवर्तन हुआ और 9 बार उसको वापस तटबंधों के बीच में लाया जा सका। वो बात गौण हो गई। लेकिन ये कि कोसी अपना सारा तट बालू वो गंगा तक पहुंचा देगी और उसके बाद वो समुद्र तक पहुंचा देगा, वो रह गया और वही उसी चीज का प्रचार हुआ। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था, तो बना वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थी, फिर टेक्निकल लेजिटिमेसी भी मिल गई। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं, ये तो दोनों काले या सांवले लोग थे जिन्होंने ऐसा कहा, तो फिर गोरे लोग बुलाए गए, मैडॉक और टॉपन करके 2 अमेरिकन इंजीनियर्स बुलाए गए। उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ मिसिसिपी में सब कुछ ठीक चल रहा है,
एक वांग फू चेंग करके चाइनीज इंजीनियर था, तो वाटर कंजर्वेंसी का वहाँ मिनिस्टर था चाइना में, उसने भी आकर के कहा कि नहीं ये तो जो कर रहे हैं यही करना चाहिए, मे बी इन फ्यूचर, हो सकता है भविष्य में आप लोगों को कभी इसके बारे में सोचना पड़े, लेकिन अभी के लिए ठीक। तो सब जितने गोरे काले पीले लोग थे सबने उसको कर दिया, कह दिया, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं थी। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है आपके पास, टेक्निकल लेजिटिमेसी है, लोगों को भी सुरक्षा चाहिए, बांध पर काम शुरू हुआ। धीरे धीरे जब पता लगता है कि अरे ये तो बांध तो नदी के सामने बनता है, ये तो बगल से गुजर रहा है, गांव के दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ से गुजर रहा है, हमारा गांव जो है दोनों गांव के बीच में, दोनों बांधों के बीच में आ रहा है। सब लोगों को पता लगा कि अरे ये तो मुसीबत आएगी। वो पानी जो कि 15-16 धाराओं से होकर के कोसी का बहता था, वो सारा का सारा पानी पूरी नदी को बांध देंगे तो यहीं से होकर के गुजरेगा और हम लोग तो साफ हो जाएंगे, मारे जाएंगे। तब एक और फरेब रचा गया, झूठ बोला गया। एक बहुत ही सुनाम धन्य नेता थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पटना में सेक्रेटेरिएट में, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो इसका पूना में टेस्ट करवा लिया है हाइड्रो लेबोरेटरी में, और 4 इंच से ज़्यादा नदी का लेवल नहीं है। पूना लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट हुआ या नहीं हुआ, या किसने कहा किसने नहीं कहा, लेकिन ये बात चली कि वो तो थोड़ा सा पानी बढ़ेगा, ठीक है देख लेंगे, कोई हर्जा नहीं है, वैसे भी कोसी को भोग रहे हैं और थोड़ा सा 4 इंच और बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब वो तटबंध आगे चलना शुरू होता है तब फिर और लोगों में खलबली मचती है। कुछ लोग जो थे वो जो तटबंधों के बीच से वो बाहर आना चाहते थे कि तटबंध को ऐसा मोड़ दीजिए कि हम बाहर आ जाएं, हमारा गांव बाहर आ जाए। ये दबाव दोनों तरफ था, कोसी के पूर्वी हिस्से पर भी था और पश्चिमी हिस्से, कि हम लोग बाहर आ जाएं किसी तरह से। बाहर आ जाने का मतलब है कि तटबंधों के बीच की स्पेसिंग, जो जगह है तटबंधों के बीच की आपसी दूरी, वो घटेगी। वो घटेगी तो जो डिजाइन किया गया होगा तटबंध उसमें खामी आएगी, क्योंकि उन्होंने तो तय करके रखा होगा, कुछ तो कैलकुलेशन किया होगा, उसी को पानी को बहाने के लिए हमको इनके बीच में इतनी जगह रखनी पड़ेगी, और वो जगह अगर कम होती है तब तो लोगों की मुसीबत बढ़ेगी। और सीधी सी बात है, जिनको दिखाई पड़ता था कि हमारे तो कोसी बगल में बह रही है, अभी हमारे गांव में आएगी, हमारे घर को काटेगी, खेत को काटेगी, वो लोग तो निश्चित रूप से परेशान थे। तो जहाँ वो लोग मजबूत थे, पूर्वी तटबंध पर भी और पश्चिमी तटबंध, उन्होंने सरकार पर दबाव डाल करके तटबंध का अलाइनमेंट बदल दिया, चेंज करवा दिया, और खुद का गांव बाहर निकाल लिया। अच्छा। अपना उनका गांव बाहर आ गया, ये दोनों तरफ उनका गांव बाहर आ गया। अब उसकी तो कोई सीमा नहीं थी कि तटबंध अगर थोड़ा सा अंदर खिसक गया तो जो आप जिसके पास आ गया वो चिल्ला रहा है कि हमको बाहर कर दो, और जो जानता है कि अब वो यहाँ से बच नहीं सकता, उसको नहीं निकाला जा सकता है, उसका गांव फंसेगा ही फंसेगा, तो वो कहता है कि भाई आप एक काम कीजिए ना, ठीक है तटबंध बना लीजिए लेकिन इसकी स्पेसिंग बढ़ा दीजिए। तो स्पेसिंग बढ़ाने का मतलब है कि जो गांव बाहर निकल के गया था वो फिर अंदर आ जाएगा। तो 2 गांव जो थे वो लड़ गए, एक कहता है कि स्पेसिंग बढ़ा दीजिए, दूसरा कहता है कि घटा दीजिए कि हम बाहर चले जाएं। इसके साथ एक तीसरी फौज थी, वो मजदूरों की थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये तटबंध की स्पेसिंग घटाई जाए या बढ़ाई जाए, उसको काम चाहिए था, मजदूरी चाहिए। तो वो लोग अलग से हल्ला मचा रहे थे कि इस पर काम जल्दी शुरू किया जाए। इसका फायदा हमारे सरकार ने और नेताओं ने उठाया कि देखिए इतने लोग डिमांड कर रहे हैं कि कोसी का तटबंध बनाया जाए, और वो जो अंदर करने के लिए और जो बाहर करने वाले ये रहे, तो उनकी बात को नकार पाने में वो चीज बन करके चली गई, और ये आवाज उठ गई कि तटबंध बनना चाहिए चाहे जैसे बने। तो चाहे जैसे बने, वो मजदूरी का और वो ठेकेदारी का और वो सारा जो किस्सा होता है वो हुआ, तो बांध बन गया और आपस में झगड़े लगे। उस गाँव के किस्से मैं जानता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा उसके बारे में कि अंदर और बाहर वालों में फौजदारी हुई। मारे जाने का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ लाठियाँ तो चलती थी उस वक्त। आज का दिन होता तो बंदूकें चलती थी, लेकिन उस वक्त लाठियाँ चल करके रह गई। जेल गए लोग बहुत से,
बहुत से उनसे प्रॉमिसेस किए गए। एक जॉर्ज जैकब उस वक्त दरभंगा के कलेक्टर थे आपके इलाके में, जी। आपका इलाका उस वक्त दरभंगा का सब डिवीजन था। हम्म। लोग मुझे बताया, मैंने उन लोगों से चर्चा की कि भाई हम्म। आप लोग क्यों चले गए हो, तो बोलते हम्म। साहब जॉर्ज जैकब की एक चिट्ठी आई थी हम लोगों के पास कि हम्म। आप लोगों का पुनर्वास कर दिया जाएगा, बाहर आप लोगों को रखा जाएगा, आपके पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर दिया जाएगा, और योजना में आपको एक लोगों को एक प्रति हम्म। परिवार एक आदमी को नौकरी दे दी जाएगी, वगैरह वगैरह जितनी हम्म। चीज़ें वो प्रॉमिस कर सकते थे वो कह के गए। मैंने कहा वो चिट्ठी हम्म। दिखाइए। हम्म। अब चिट्ठी दिखाने का वो चिट्ठी नहीं है, वो हो सकता है उनके आर्काइव में होगी। हम्म। मैंने बहुत सर पीटा उस चिट्ठी के लिए, मुझे नहीं मिली। लोगों हम्म। का कहना था कि चिट्ठी तो हमारे पास थी लेकिन वो 87 की बाढ़ में बह गई, हम्म। है ना। 87 की बाढ़ में कुछ लोगों ने 87 तक बचा के रखा था उसको, जी। कि शायद उनको उम्मीद रही होगी कि उनका पुनर्वास हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम्म। हो जाएंगी, लेकिन हम्म। कुछ हुआ नहीं। और वो हम्म। चिट्ठी मेरी जानकारी में किसी के पास नहीं है, हम्म। और जिन लोगों ने मुझे बताया शायद वो भी अब पता नहीं दुनिया में हम्म। नहीं आनी, लेकिन मैंने उनके बयान को कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा कि हम्म। ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। ये हम्म। सारी डिबेट कोसी के साथ हुई। अब कोसी क्योंकि सबसे भयावह नदी थी, जी। बाकी नदियों के साथ, बाकी हम्म। नदियों में क्या हुआ कि हम्म। जब कोसी का बांध बनना शुरू हुआ हम्म। तो बागमती वालों को परेशानी हुई हम्म। कि कोसी वालों ने तो अपना बाढ़ की सुरक्षा का इंतजाम कर लिया, और हमारे नेता जो हैं इतने नाकारा और इतने खुदगर्ज हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम तो अभी भी बागमती की बाढ़ से परेशान रहेंगे। हम्म। बूढ़ी गंडक वाले अलग परेशान थे, कमला वाले अलग परेशान थे हम्म। कि सारा मज़ा कोसी वाले ले जाएंगे और हम लोगों के लिए तो मुश्किल ही है। जी। तो चारों तरफ से डिमांड होना शुरू हुआ। हम्म। और फिर ये स्प्री जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, कि एम्बैंकमेंट बिल्डिंग स्प्री चालू हुई हम्म। 1950 के दशक में। तब कमला बन गई, बूढ़ी गंडक बन गई, बागमती हम्म। बन गई। महानंदा वाले बेचारे पछताते रह गए हम्म। कि हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो खैर हम्म। 1972 में वहाँ भी पहुँच लगा। हम्म। और उसके बाद हम्म। वो सब कुछ हुआ हम्म। जो कि चाइना की वार्निंग थी, हम्म। जिसको कि हमारे यहाँ हल्का करके देखा गया। मैं इसलिए हल्का हम्म। करके देखा गया कह रहा हूँ जी। कि जब बांध बन के तैयार हो गया कोसी वाला 1963 में, हम्म। तो पहला गांव जो नेपाल का था हमारी सीमा से लगा हुआ डलवा, हम्म। वो 1963 में बांध वहाँ टूट गया। हम्म। पहली पहली ब्रीज थी, शायद वो 21-22 जुलाई का या अगस्त का दिन हम्म। रहा होगा 1963 में। हम्म। 31 मार्च को बराज का उद्घाटन होकर के सब चारों तरफ हम्म। मतलब उल्लास का माहौल था कि अब हम लोगों ने कोसी को नियंत्रित कर दिया, और अब हमको नाव से कोसी नहीं पार करनी पड़ेगी। हम्म। अब हम पैदल जा सकते हैं या किसी सवारी से जा सकते हैं, क्योंकि बराज के साथ में पुल बना हुआ हम्म। है। तो सभी के लिए बड़ा खुशी का मौका था, पब्लिक के लिए था, और इंजीनियर्स के लिए था, नेताओं के हम्म। लिए था, सरकार के लिए था। सभी लोग उन्होंने हम्म। उसका उत्सव मनाया। हम्म। उसी में 31 मार्च को उत्सव मनता है, और जुलाई महीने में हम्म। वो डलवा में टूट जाता है। तो उनको लगा कि अरे ये क्या, हम्म। तब परेशानी बढ़ी कि अरे तो अगर हम्म। अभी टूट गया तो हो हम्म। सकता है भविष्य में भी ऐसी घटना होगी। जी। तो खैर उसको पाट फूट दिया किसी तरीके से। हम्म। तो 65 में आकर के कुनौली, हम्म। कुनौली हमारा पहला गांव, हम्म। डलवा पहला गांव नेपाल का है उसकी सीमा के अंदर, और कुनौली हमारा हम्म। गांव है हम्म। हमारी सीमा के अंदर। जी। तटबंध तटबंध वहाँ भी बना हुआ है। हम्म। तो नदी ने उस पर चोट करना शुरू किया, कोसी हम्म। ने कुनौली के पास अपने बांध को हमला करना शुरू हम्म। किया। ये मामला पार्लियामेंट में, हम्म। पार्लियामेंट में उठने का पार्लियामेंट, हाँ जी हाँ, पार्लियामेंट में, लोकसभा में। हम्म। उस वक्त जो इंजीनियर साहब मैंने बताया था कि 1954 में चीन भेजे गए थे, जी। आ, वो उस वक्त केंद्र में सिंचाई मंत्री हो चुके। हम्म। तो अब जवाब उनको देना था हम्म। कि ये बांध क्यों टूट गया, या कैसे टूट रहा है, या किस पर कैसे इस तरह से हमला हो रहा है। हम्म। तो उनका बयान है 1965 का, तो उसमें हम्म। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बांध बना हुआ है, मिट्टी का है, हम्म। तो ये बांध है तो टूटेगा ही। हम्म। तो हमारा कहना है कि आपने तो जिस आसानी से ये बात कह दी कि बांध है तो टूटा है, हम्म। टूटेगा ही, ये हम्म। बात आप 1965 के बजाय अगर आप 1954 में आपने दिया होता हम्म। तो शायद लोग इस बांध को बनने ही नहीं देते। शायद हम्म। सरकार भी राजी नहीं होती कि हम इसकी हम्म। पीड़ा को संभाल नहीं पाएंगे अगर बांध टूट जाएगा,
जिसका कि एक मुजाहिरा हुआ डलवा में। तो डलवा में तो खैर 1 फुट 1.5 फुट पानी ऊपर उठा और वो बह गया। उसके बाद नदी शांत हो गई जी। और कुछ परिवारों को, डलवा वालों को पुनर्वासित करना पड़ा और उनको कंपनसेशन देना पड़ा, उनके जानवरों को, और चारे का इंतजाम करना पड़ा, उनके लिए राहत की व्यवस्था करनी थी, टेम्परेरी और परमानेंट, वो सब हुआ। लेकिन 1965 में ये, फिर उसके बाद 1968 में जमालपुर में टूटा। जी। जमालपुर दरभंगा का एक थाना है, तो उस वक्त शायद गाँव ही रहा होगा। 5 जगह टूटा। अच्छा। और वो दिन था 5 अक्टूबर 1968। और उस दिन कोसी का आज तक का सर्वाधिक प्रवाह 9,13,000 क्यूसेक आया। और वो बांध बना था, तटबंध की स्पेसिंग जो डिसाइड की गई थी वो 9,50,000 क्यूसेक की घन फुट प्रति सेकंड पानी के लिए वो डिजाइन किया गया था। 9,50,000 के लिए और 9,13,000 क्यूसेक पानी आया, जो आज तक का सर्वाधिक कोसी का प्रवाह है, जब से उसका माप लेना शुरू। जी। तो पांच जगह टूटा। और एक कुमरा साहब थे, सेंट्रल वाटर कमीशन से इंजीनियर आए थे उसकी तहकीकात करने। वो लंबा किस्सा है, लेकिन उसमें न जाते हुए मैंने अपनी कोसी वाली किताब में उसकी पूरी घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बांध टूटने की जब इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि जो तटबंध था उसमें चूहों ने छेद कर दिया था। अच्छा। बिल बना लिया था और उसी बिल से होकर के पानी बाहर आया और उसने फिर बिल को चौड़ा किया और करते करते वो तटबंध ढह गया। तो इसमें किसी की जिम्मेवारी नहीं बनती है, लेकिन वो चूहों की जिम्मेवारी बनती है। अच्छा। है ना? तो मामला रफा दफा हो गया कि हम जिम्मेवार नहीं, सरकार जिम्मेवार नहीं है, कोसी परियोजना जिम्मेवार नहीं है, कोई मतलब जो कुछ भी है। बंगला में कहते हैं कि शौक दोष नंद घोष, कुछ भी दोष है वो नंद घोष का है, हमारा नहीं है। वो कह करके हम लोग निकल गए वहां से कि हमारा कोई दोष नहीं है। तो ये सारी बातें हुई और ये एक पहली घटना थी। उसके पीछे काफी बवाल हुआ। हमारे यहाँ जल संसाधन सिंचाई विभाग था, सिंचाई विभाग के मंत्री थे और रेलवे मिनिस्टर थे हमारे यहाँ डॉक्टर राम सुभग सिंह। तो इन दोनों की झड़पें हुई, बड़ी तीखी झड़पें हुई कि उस बांध के टूटने का जिम्मेवार कौन था। कमला का बांध भी उसके पहले टूट चुका था, तो लेकर के काफी झमेला हुआ और बार बार वो नजीर दी गई कि कमला का बांध जो था 1956 में या 58 में 26 जगह या कितनी जगह टूटा था, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो जो अपना सिंचाई विभाग था बिहार का, वो कहता था कि रेलवे वालों ने एक झंझारपुर में जो पुल बनाया था वो बहुत छोटा था, उसको बड़ा बनाना चाहिए था, जबकि वो बड़ा बनाया गया था। और रेलवे का यानी डॉक्टर राम सुभग सिंह की पार्टी का कहना था, पार्टी को कहने से दूसरा मकसद चाहता है, लेकिन डॉक्टर राम सुभग सिंह और उनके सहयोगियों का कहना था ये बांध जो था यही गलत बनाया गया, इनके बीच की स्पेसिंग दूर रखनी चाहिए, हमारा तो तट पुल ठीक ही बना था वगैरह वगैरह। तो काफी कीचड़ उछली, लेकिन हुआ 68 में वो घटना घटी। 71 में कुछ गांव हैं पूर्वी तटबंध पर, ये सबके गांव तो नहीं है, लेकिन भटनिया मुझे याद आता है। भटनिया गांव था, वहाँ पूरब में बांध तो नहीं टूटा, लेकिन भटनिया वालों में 9 गांवों के लोगों ने कहा था कि हम अपना गांव छोड़ करके नहीं जाएंगे। अच्छा। तो हमारे किनारे एक रिंग बांध बना दी कि हम इसी के अंदर रह लेंगे, लेकिन हम यहाँ अपना गांव छोड़ करके नहीं जाएंगे। वो जो रिंग बांध बना था वो 71 में टूट गया थी। सारे 9 गांव इनमें पानी भर गया था, ये लोग भागे वहां। तो भागे गए तो उन लोगों को बाहर बसाया गया, लेकिन वो एक घटना हुई। उसके बाद एक बहुअरवा गांव है सहरसा में, नीचे पड़ता है सलखुआ प्रखंड में सहरसा। तो 1980 में वहाँ टूटा, फिर 84 में नौहट्टा टूटा, हेमपुर के पास। ये जो बहुत सारे गांवों की जो गायब हो जाने की कहानियां हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, आपके सामने अगर कोसी का पानी आ जाए 8-10 फुट का ऊंचा कॉलम, तो आपके बचने की कोई संभावना नहीं है। जी जी। गांव की गांव तो अपनी जगह रह जाएगा, लेकिन लोग तो जान देने के पहले भाग जाएंगे। जहाँ भी उनको शरण मिलेगी, वो चाहे नाव से भागे हों या उसी बांध पर जहाँ सुरक्षित
दिखाई पड़ा होगा वहाँ आ गए होंगे, फिर भी लोग मरे होंगे, जहाँ तक वो सूचना नहीं मिल पाई होगी वो लोग मरे होंगे। तो वो मैं कह रहा था कि 84 में फिर नौहट्टा टूटा, फिर 87 में फिर पश्चिमी तटबंध जो बंडौल और समानी दो गांव हैं सहरसा के महिषी प्रखंड के, वहाँ टूटा। फिर 87 के बाद 91 में टूटा। 91 का बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उस वक्त जो हमारे जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने जुलाई महीने में ये कहा था विधानसभा में, वो रिकॉर्ड में है, कि ये तटबंध जो टूटते हैं इसके पीछे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है, भ्रष्टाचार की वजह से टूटता है। और मैंने वो सारे छिद्र बंद कर दिए हैं जिनसे कोसी का पानी भ्रष्टाचार के माध्यम से बह जाया था। इंटरेस्टिंग। कौन सी है उसकी आप छोड़िए ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तो जी जो जी भी रहे हो, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से मैं बता सकता हूँ, उनका बयान भी दे सकता हूँ। नहीं ठीक है जी। जो बहस हुई थी जी, तो विधानसभा में सवाल उठा कि मंत्री जी ने ऐसा ऐसा कहा था, उन्होंने बयान दिया था इसी फ्लोर पर, तो नाउ इट इज द टाइम फॉर हिम टू रिजाइन, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। सदन की मर्यादा रखते हुए और अपने शब्दों का ख्याल रखते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो उन्होंने, उस दिन अकेले थे, उस दिन मुख्यमंत्री नहीं थे जिस दिन ये बहस हो रही थी, तो अध्यक्ष के तौर पर, मतलब सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर वही थे, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत से कारण उन्होंने बताया, और उसके बाद से वो उठ करके चले। फिर उसके बाद इंक्वायरी होती है जो तटबंध टूटा था या क्या हुआ था। हुआ ये था कि तटबंध को नदी ने काट दिया। अच्छा। जोगिनिया करके एक गांव है नेपाल, तटबंध को काट दिया, और तटबंध को काट देने के बाद नदी हट गई, पीछे हट गई। अच्छा। तो तटबंध भी खत्म हो गया और लोग भी परेशान नहीं हुए, लेकिन वो जगह नेपाल में थी, इसलिए नेपाल में हल्ला हुआ बहुत बुरी तरह से। हमारे इंजीनियर्स की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए, वो सारा कुछ हुआ, लोगों को काम नहीं करने दिया गया, और क्या क्या चीजें हुई वो भी इतिहास उसका दर्ज है। तब एक कमेटी अपॉइंट होती कि क्या हुआ था जोगिनिया, तो उसकी रिपोर्ट शायद 93 में या 94 में कभी आई, देखा था उसको। तो हुआ कि तटबंध अगर नदी उसको काट करके पीछे हट जाए और पानी बाहर ना आए, तब उसको कहते हैं कि तटबंध कट गया, और अगर पानी बाहर निकल आए तब कहते हैं कि टूट गया। कि वो तटबंध, नदी बाहर, तटबंध का पानी बाहर नहीं आया, इसलिए उसको कटना कहते हैं, उसको टूटना नहीं कहते। तो कटने और टूटने की परिभाषा में लोगों को उलझा दिया गया कि ठीक है साहब, तटबंध टूटा नहीं था, वो तटबंध कटा था, इसलिए जो कहा था वो ठीक कहा था। लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ कि तटबंध टूटना शुरू हुए, रुका तो नहीं। कितनी बार तटबंध टूटे, और उसकी पूरी लिस्ट विधानसभा की वार्षिक रिपोर्ट्स में मैंने देखा है 1989 से लेकर करीब 2017 तक हर साल वो कितनी नदियों में कितना तटबंध टूटता है उसका सरकार हिसाब देती है। कहाँ कहाँ टूटा उसका तो उतना हिसाब नहीं मिलता है, लेकिन कितनी बार टूटा है किसी खास वर्ष में उसका हिसाब मिलता है। और वो 1989 से लेकर के 2017 के बीच में सरकार के अपने हिसाब से ये तटबंध 378 बार टूट चुके हैं, 378 वो टूट चुके हैं। और वो ठीक है, इट्स जस्ट नंबर, उस पर तो कोई बहस नहीं होती ना, नंबर है उतना। 378 टूट गया तो जैसे टूटा वैसे 378 टूटे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो चीज चौंकाने वाली है उसमें कोसी का नाम नहीं, उस लिस्ट में कोसी नहीं है। क्योंकि अगर कोसी मिलेगा तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी तो लोग उसको खोजना शुरू करेंगे तो फिर वो सांप निकलेंगे उसमें से केंचुए की जगह। तो बड़ी बड़ी बातें हैं, तो इसलिए उसका जिक्र नहीं है उसमें। और अब तो उन्होंने देना ही बंद कर दिया, अब नहीं देना। अच्छा। अब जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें उसका नहीं दिया जाता है कि कहाँ टूटा, कितनी बार टूटा, वो हिसाब नहीं दिया जाता। अच्छा। तो ये किस्सा तो है सूचनाओं का, लोगों की तबाही का। और अब ये है कि बांध टूटेगा, लोग उजड़ेंगे,
रिलीफ दे दी सर, जाएगी? हाँ सर, ये तो जितने भी मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी जो पूरा एक विवरण सुना है, वह सरकार की तरफ से कितनी सारी तैयारियां या कितनी सारी चूकें हुई, अमूमन उसका एक तकरीबन 1943 के बाद से, आपने 43 के बाद से पूरा एक तरीके से एक चित्र बना दी है। ये तो राज्य का किस्सा है। समुदाय कहाँ आता है? समुदाय की जो तैयारी है अपनी, या समझ है, या उनकी जो, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धियार, बुद्धिमानी जो है, आखिरकार जब यह फ्लड प्रोन, जिसको कह सकते हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाका था, तो यहाँ पे समुदाय क्या कर रही थी इस पूरे परिदृश्य में, यह प्रश्न है। देखिए, वो तो मैंने शुरू ही वहीं से किया था कि जी। लोग जो हमारे पूर्वज थे वहाँ जा करके हम्म जानबूझ करके बसे थे हम्म कि 15 दिन 20 दिन की हम्म, असुरक्षा या परेशानियों के बीच होगी। में उसके विनिमय में हम्म उनको सुरक्षा चाहिए, और उसका कैसे कैसे विकास हुआ। हम्म और वो यात्रा हम्म एक घर के किनारे रिंग बांध से लेकर के हम्म एक हम्म 800 फुट ऊंचे बांध तक पहुंची। हम्म, वो यात्रा तो हम लोगों ने अलग से जी तय की है। जी। आज अगर जो भी बूढ़े लोग बचे हैं, हम्म मैंने खोज खोज करके लोगों से बात की थी, हम्म और ये समझिए कि सबसे बूढ़ा आदमी जो मिले मुझे वो करीब 112 वर्ष के बताते थे। हम्म, सुपौल जिले में वो मिले, और अच्छे खासे थे, मतलब उनकी न तो मेमोरी की कोई क्षति हुई थी आपने और फेसबुक उनके पे स्वास्थ्य में शेयर कोई किया गड़बड़ी था। थी। जी। जी हाँ, मैंने हम्म हम्म तो मैंने ऐसे लोगों से बहुत से बात की थी, और एक और हम्म साहब मिले थे जो कि कहते थे कि उन्होंने अपनी 7 पीढ़ियाँ देखी हैं। हम्म मैं खुद, मेरे पिताजी और मेरे बाबा, और उसके बाद से नतिनी की नतिनी, तो हम्म 7 पीढ़ियाँ मैंने देख रखी हैं। हम्म तो 100 साल का जरूर हो गया होऊंगा, उसको हम्म, पता नहीं था। आसपास के लोगों ने बताया कि नहीं, बाबा की उम्र जो है 106 साल। अच्छा। तो ऐसे ऐसे लोगों से मैंने बात की। अभी कल परसों मैंने बात की थी, एक 93 साल के एक साहब थे, हम्म बनगांव है सहरसा हम्म, जिले में। जी एक जी। 95 के मशी में मुलाकात हुई थी। हम्म 100 वर्ष के करीब होने आए हमारे गंगेश झा जी, हम्म मैं नाम भूल रहा हूँ, हम्म साहित्यकार हैं, हम्म पटना में रहते हैं आजकल। तो हम्म, मुझे इन लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम्म हम्म और इन सभी लोगों का कहना था कि देखिए, हम लोग तो हम्म पुराना कोसी के पहले का इलाका देखे, हम्म पानी आता था और चला हम्म जाता, हम्म और उसके बाद हम्म गाद जो था वो छोड़ जाता था हमारे हम्म जमीन पर। हम्म हमारे अपने धान थे ऐसे जो कि कम पानी में, घुटने भर पानी में, टखने भर पानी में, कमर भर पानी में, गर्दन हम्म भर पानी में, 2 पुरसा पानी में होते थे। और हम्म ये जगह हम लोगों की मालूम थी, हम लोग उसमें वही धान बोते थे। हम्म और जब ज़्यादा पानी वाला इलाका होता था तो जा करके हम्म, नाव में बैठ करके ऊपर से उसकी बाली पांग लेते। अच्छा। तो काटना नहीं, पानी जब उतर जाता था तब हम्म जो पानी रहता था सड़ जाता था, उसी में खाद बन जाए वो अलग है। हम्म लेकिन इतना पानी हम लोग देखे हुए हैं कि नाव से जा करके उसकी फली हम लोग हम्म काट लिया करते थे। हम्म मछली होती थी हमारे यहाँ, पानी सड़क जाने पर जो जमीन बाहर निकलती थी उसमें दलहन और तिलहन हो जाया करती थी। हम्म मूंग मसूर मिल जाता था, खेसारी मिल जाती थी, हम्म तीसी और ये सब तेल मिल जाता था। हम्म मछली सदाबहार थी, उसकी कोई कमी हम्म ही नहीं पड़ती थी। हम्म तो जीवनचर्या बड़े आराम से चलती थी। ये बात अलग है कि आज हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम्म लेकिन ये खाने पीने के लिए हमको कहीं जाना पड़ता हो या हम्म हमको कहीं नौकरी करनी पड़ती हो किसी की, वो हम्म काम हम लोगों ने नहीं। हम लोग अपने से सुख सुख जब हमारी परेशानियां तब शुरू होती हैं हम्म जब से ये तटबंध बना। हम्म तो पहले जो हमारा गांव था उसमें एक डी हुआ करता था, करीब करीब हम्म हर गांव के साथ में, हम्म कि नदी का पानी आएगा तो अपना हम्म जानवर लेकर के हम लोग कुछ भी झोपड़ी खोपड़ी बना लेते थे वहाँ, हम्म और रह जाते थे। उसके बाद पानी चला गया नीचे तो फिर आगे अपने घर की मरम्मत कर ली और वहाँ रह गए। हम्म ये तो हमारी दिनचर्या थी। और मैंने कहा कि खाली ये गेहूँ, सोचते थे गेहूँ तो बहुत कम होता था, लेकिन हम्म चावल वाले लोग हैं हम्म तो खाली इसी से तो जीवन नहीं चलता है ना। हम्म तो बोलते हैं नहीं, लत्तर उगा लेते थे हम लोग, साग सब्जी हो जाती थी। और हमारा यहाँ जो दूध होता था वो हम्म अंजुरी में ले लेते थे, अंजलि में ले लेते थे हम लोग, और वो हम्म, गिरता नहीं। दूध। दूध इतना गाढ़ा होता था कि वो गिरता नहीं था।
उसको उबाला या वैसे ही पी गए, दही का गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अगर हम दीवार पर मार दें तो छापा पड़ता था, वो नीचे नहीं गिरती। सुना है मैंने। गमछे में दही लेकर, ये सारी बातें लोगों ने मुझसे बताई। जैसा ऐसा होता था और हमारा जीवन सरल और सामान्य था। बहुत कुछ हम लोग भोगते थे। बाढ़ आती थी तो पता है, बाढ़ आने में डी पर चले जाना, ये भी पता था। ऐसा कुछ नहीं था। बाहर वाला जो आता है वो हमारी हालत देख करके एकदम शॉक हो जाता है, सदमा लगता। मैं भी उन्हीं लोगों में से था। मैं भी तो बाहरी आदमी हूँ। मैंने कभी बाढ़ नहीं देखी। मैंने 84 में पहली बार गंगा को पार किया था जब सहरसा गया। मैंने जब पहली बार देखा और वहाँ के गाँवों को देखा तो मुझे लगा कि ये सब उनके गांव खाली बांस और फूस के बने हुए हैं। एक साहब के घर ले गए मुझे लोग, ये यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं। इनका गांव तो बांस और फूस का बना हुआ है, तो कैसे जमींदार है? और यहाँ तो जमींदार की हवेलियाँ हुआ करती थी, वो सारा कुछ होता था। ये क्या क्या मसला है? बोलते हैं नहीं, ये आप अगर रहेंगे कुछ दिन तो समझ जाएंगे ये फूस का और बांस का क्यों बना। तो ठीक है, वो मेरी अकल खुली बाद में कि बांस और फूस का ही उस माहौल में घर बन सकता था, क्योंकि बुद्धिमानी वही दो थी। तीन साल से जी हाँ, 2-3 साल से ज्यादा नींव हो सकती थी। तो हर तीसरे साल या तो घर की फिरौती हो जाती थी, नया जो अगर खराब हो गया उसकी मरम्मत कर लेते थे, और नहीं तो फिर नया बना लेते थे। और वो जो घर था वो लोकली मिलता था, बांस की कोई कमी नहीं थी। तो वो सारा मतलब उसी में चलता था। ये बात अलग है कि उसमें वो क्या कहते हैं, टाइल्स नहीं थी और वो सारा कुछ नहीं था, लेकिन उनके मौज मस्ती में और रिहाइश में कोई कमी नहीं। वो सब हम लोगों ने छोड़ दिया। तो बाल बच्चों को हम लोग कहानी के तौर पर सुनाएंगे कि ऐसा ऐसा होता था। तो वो जो हम लोगों की जीवन चर्या तो क्या ऐसा माना जाए, क्षमा चाहती हूँ आपको रोक रही हूँ, क्या ऐसा माना जाए कि आधुनिकता का जो वेव आया, जिसमें आधुनिक जो आर्किटेक्चर थे, जो झोपड़ियों की जगह पक्के मकानों ने ले लिया, सुख सुविधाओं की परिभाषाएं बदल गई, ईंटें पत्थर और संगमरमर आ गए, और ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स का जो एक आइडिया है, अच्छा घर, हवेली, इन चीजों ने जो है पूरा समीकरण बदल दिया। मुझे लगता है हाँ, एक तो ये उसकी वजह है कि बाहरी बाहरी जो सांस्कृतिक आक्रमण हुआ, या जो रिहायशी शहरों की जीवनचर्या का, शहरों के रिहाइश का जो आक्रमण हुआ गाँव पर रोज करके, तो उसकी वजह से कुछ परिवर्तन आए। और कुछ परिवर्तन आए कि जब ये जल जमाव बढ़ा और तटबंधों का टूटना शुरू हुआ, और उसके साथ साथ बालू का जमाव हुआ। आज मेरे खेत पर खेती हो रही है, कल उस पर मान लीजिए तटबंध टूट करके आ गया तो 3 फुट ऊंचा बालू जम गया। अब जब तक दोबारा ऊपर कहीं नहीं टूटेगा और वो पानी मेरे बालू को बहा करके नहीं ले जाएगा, या मैं 10-15-12 साल तक इंतजार करूं तो वो बालू सड़ जाए और मेरी मिट्टी वापस आ जाए, तब तक तो उस पर खेती संभव नहीं है। तो शाह में जो टूटा था, मुझे लोगों ने बताया कि अब उस पर खेती शुरू होने लगी है। तो 12 साल का समय भी बीत गया है। इस बीच में बिना जमीन के आप अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर बाहर का रास्ता खोजा, लोगों के बाहर जाने का माइग्रेशन वहीं से आप ट्रैक कर पा रहे हैं। माइग्रेशन शुरू हुआ। पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि जब तबाह करती थी तो लोगों का नहीं होता था, लेकिन लोग जाते थे। मोरंग और बंगाला 2 जगह बताते हैं। तो मोरंग और बंगाला जाते थे 2-3 महीने के लिए, वहां से कुछ कमा करके ले आए और उसके बाद से अपना घर बना लिया। कोसी तो मिट्टी छोड़ करके गई थी, और घर अगर काट भी दिया हो, जमीन काट भी दिया हो, तो लोगों का आपसी सहयोग था कि भाई ठीक है, हो सकता है अगले साल मेरी जमीन कट जाए तो ये थोड़ा सा बीघा 2 बीघा लेकर के तुम इस पर खेती कर लो। तो फिर मुसीबत अगर हम पाए तो वो कर लेना चाहिए, आपस का सहयोग कि जिंदा रह जाते थे लोग इस तरीके। लेकिन तटबंध बन जाने के बाद जब 12-13 साल का मामला आने लगा, तब शायद मेरा ख्याल है कि वो बंगाला और मोरंग से हट करके पहले कलकत्ता और असम और सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी हुआ, फिर उसके बाद से दिल्ली पंजाब का नंबर आया। अब हमारे लोग हर जगह हैं, सारी जगहों पर हैं। एक तो जमीन का बंटवारा हुआ, दूसरे खेती अनिष्ट हो गई, तीसरी बहुत सी जमीन पर जल जमाव आ गया। कोसी नदी का किस्सा बताऊं आपको कि 2
2,14,000 हेक्टेयर जमीन को बाढ़ से सुरक्षा देने के लिए ये तटबंध बनाए गए थे। इलेक्शन जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है 5,28,000 एकड़, उसको अगर हेक्टेयर में बदल दें तो 2,14,000 हेक्टेयर जमीन, उस पर वो सुरक्षा देनी थी तटबंधों के माध्यम से। तटबंध के अंदर हमारी करीब 1,20,000 हेक्टेयर जमीन है, कम से कम 1,20,000 हेक्टेयर जमीन तटबंध के अंदर है। उस जमीन की कोई निश्चितता नहीं, उस पर खेती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो कट जाएगी या बालू पड़ जाएगा, पानी जाएगी, वो कोई निश्चित नहीं है। तो जिसका हो गया उसका हो गया, जिसका नहीं हुआ वो तब तक इंतजार करेगा कि नदी उस पर कोई यानी अच्छी मिट्टी डाल दे या बहा करके ले जाए बालू। हाँ, वहाँ की स्थिति यही है। कुछ जमीनें ऐसी हैं जिस पर भी लंबे समय से टिके हुए हैं, लेकिन मामला अनिश्चित। ये सबको पता था उस वक्त भी कि कुछ जमीनें ऐसी हैं उन जगहों पर जहाँ 3 महीने पानी रहता है, जहाँ 6 महीने पानी रहता है, जहाँ 9 महीने पानी रहता है, साल भर पानी रहता हो, ऐसी कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये 3, 6, 9 वाले, जिसकी पुष्टि बाद में एक कमेटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी 1979 में, जिसकी रिपोर्ट 1982 में आई और 1987 में सरकार 86 में सरकार ने उसको स्वीकार किया और वो भी पुनर्वास किया। ये लोग जो तटबंध के अंदर फंसे हुए हैं, इनका भौतिक पुनर्वास असंभव है कि उनको जमीन के बदले जमीन दे दें या ये सब कर दें। जमीन उत्तर बिहार में कहीं है ही नहीं कि आप 1,20,000 हेक्टेयर जमीन ला करके वहाँ पर करें, वो जमीन हमारे पास नहीं है। तब हुआ कि इन लोगों का आर्थिक पुनर्वास किया, उनको बहुत सी स्किल्स डेवलप, बहुत सी चीज़ों के लिए ऋण दिए जाएंगे। बहुत से लोगों ने बाहर जा कर के जो स्किल्स पैदा की, अब कोई सीप का बटन टाँपना जाता है, कोई सिलाई सीख ली किसी ने वहाँ, कोई राजमिस्त्री हो गया, कोई कारपेंटर, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, बहुत से लोग हो गए। तो वो सारा हुनर जो है लोग लोकल लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी सहरसा जाकर के पूछिएगा कि उसका दफ्तर कहाँ, कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार का दफ्तर कहाँ। मैंने कई लोगों से पूछा था कि भाई वो कहाँ है, कोई बता नहीं पाया। तो मुझे एक लंथन वाला या कुछ ऐसा ही नाम था, गुजराम के थे जो कि कलेक्टर, उनके पास जाना था कि आपके शहर में इस तरह का कोई दफ्तर होना चाहिए। तो उन्होंने अपने माताओं को बुला करके पूछा कि इस तरह का दफ्तर कहाँ है। तो उसमें से एक आदमी ने, कई लोगों में से एक आदमी ने बताया कि साहब फलानी जगह है, तो वहाँ चले जाइए। तो बोले साहब को ले, तो साहब गए वहाँ उनके साथ में। वहाँ 3-4 आदमी मन मारे बैठे हुए थे, औंधे मुंह कुर्सी पर। तो मैंने कहा ये कोसी विकास प्राधिकार का दफ्तर बोलते हैं और क्या पूछना है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, आप लोगों का इतना जिम्मेवारी का काम है, आप इस तरह से मुंह गिराए क्यों बैठे। बोले साहब हम लोग सब डेपुटेशन पर हैं, हमारा न तो कोई फंड है जिससे हम लोग काम कर सकें, और ना हमारे हमको कोई पूछता है यहाँ काम के लिए कि आप वहाँ खाली बैठे हैं तो ये काम करते हैं। तो हम लोग क्या करें, दिन में बैठना पड़ता है, उसके बाद हम लोग काम पे चले जाते हैं। तो उसके जो मंत्री विकास प्राधिकार के जो चेयरमैन थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया। उनका गांव भोटिया नाम था शायद, उनका तटबंध के अंदर है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा कि ये कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार के आप चेयरमैन हैं और उनकी ऐसी हालत है। बोलते हाँ बिल्कुल रहेगी वो उसकी हालत, क्योंकि हमारा ना तो कोई बजट है, तो दफ्तर भी हमारा नहीं है, वहाँ हम मेहमान हैं और हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमसे हमारे पास कोई एलोकेशन नहीं है। हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फलाने फलाने गाँव में आप ये काम कर दीजिए, या हमारा पुनर्वास वहाँ है, उसमें जल जमाव हो गया है तो वहाँ कुछ कर दीजिए। वो अगर सुने तो वाह वाह, न सुने तो और भी वाह वाह, जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पूछा कि समस्या का समाधान क्या है। चेयरमैन, आप विधानसभा के सदस्य भी हैं, मंत्री का दर्जा आपको मालूम है, हासिल है, तो आप क्या कर सकते हैं। बोलते देखिए जबान मत खुलवाइए मेरी, हमारा एक ही समाधान, एक दिन हम लोग यहाँ से कुदाल लेकर के उठें और इस बांध को काटें।
ये जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन कोसी आज़ाद रहेगी और वही हमारा समस्या का समाधान है। तो इसके अलावा इसका और कोई समाधान तो भी मैंने कहीं लिखा है उनको आपकी कोट करते हुए। दुई पाटन के बीच में शायद। जी हाँ, मैंने लिखा है। तो समस्या का समाधान कोई विचार करने के लिए तैयार है। एक मंत्री की हैसियत का आदमी मुझसे कहता है कि इस बांध को काट, वो पावर में इस बांध को काट देने के अलावा और इसका कोई समाधान। सरकार हर साल कहती है, और इस साल भी मुझे किसी ने फोन पर बताया कि मंत्री जी का बयान आ गया है कि नेपाल में बांध देने के अलावा इस समस्या का कोई समाधान नहीं। मैं वहीं आना चाहती थी, मैं वहीं आना चाहती थी जी। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि कोई समाधान नहीं है, और ये बयान हर साल दिया जाता है। मैं इसका इंतजार कर रहा था जब से तटबंध बने। तो शुरू के दिनों में कहा जाता था कि ये जो हमने किया है ये तो अस्थायी समाधान है, लेकिन स्थायी समाधान तो वही है नेपाल में 800 फुट ऊंचा बांध, और इसके लिए वार्ता चल रही है। जब भी मौका आता है बरसात का और लोग परेशानी में होते हैं, वो गंडक में परेशान हो चाहे महानंदा में, सरकार की तरफ से बयान आता है कि इसका समाधान नेपाल में बांध में है और हम लोग वार्ता करने के लिए जा रहे हैं और शीघ्र ही कोसी पर इस बांध का निर्माण कर देंगे। भले आदमी, कोसी पर बांध बना के तुम गंडक की बाढ़ का समाधान कैसे करोगे, महानंदा की बाढ़ का समाधान कैसे करोगे, बागमती और कमला का क्या होगा, ये तो बताओ किसी को। एक कोसी का समाधान करने से तो सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु, सब जगह शांति ही शांति हो जाएगी, ऐसा कहते हो जी। सिर्फ आप लोगों की गैर जानकारी का फायदा उठा के इस तरह का बयान देते हैं। फिर हमारी टीम जाती है नेपाल, फिर नेपाल की टीम आती है यहाँ, तो कभी राजगीर में मीटिंग होती है, कभी नालंदा में मीटिंग होती है, हम वहाँ अलग अलग जगहों पर होती होगी। तो वो तो एक तरह से स्पॉन्सर्ड पिकनिक है ना, उसमें आप जाइए और बातें कीजिए और चले आइए। फिर यहाँ आकर के बोलिए कि वार्ता सफल थी, लेकिन नेपाल को हमारी तकलीफ समझने में दिक्कत हो रही है, उनको हम समझा नहीं पा रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा और जाते हैं तो बोलते हैं कि नेपाल रुचि नहीं है, इसके आगे नहीं जा रहे। वो कभी नहीं कहते कि हम 1954 में ही पहले कह चुके हैं कि ये बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, अगर इसको कुछ हो गया तो एक दिन में भागलपुर तक साफ हो जाएगा। सरकार को डर लगता है कि वो उस स्थिति का मुकाबला शायद वो करने में असमर्थ है, नहीं चाहती है। लेकिन तिरासी सबसे पहला प्रस्ताव उसका 1937 में आया था, जबकि पटना फ्लड कॉन्फ्रेंस में यहाँ एक सेक्रेटरी थे सिंचाई विभाग के, बाद में शायद वो मंत्री बन गए थे, शायद जबकि उन्होंने कहा था कि इसका समाधान वहाँ है नेपाल में, और हम लोग इसके ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्ययन करने के लिए एक टीम दी गई 37। उसके 60 साल बाद हमारी एक टीम नेपाल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की नीयत से गई, और वो 7 साल उसने क्या किया किसी को नहीं। 2004 में एक दूसरी टीम गई उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। तो 2004 से लेकर के अब 16 साल हो गए, तो टीम तो जवान हो गई होगी, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, वो रिपोर्ट नहीं आई। नहीं, मैं तो ये क्या कहेंगे, नहीं इस मिथक को, ये जो मिथक है नेपाल का असहमत होना या असहमत होना, जब आप मतलब मुझे मालूम है और निश्चित तौर पर आपने राज्य सरकार को अपनी जो पूरा सुझाव है वो दे दिया होगा। राज्य सरकार को खुद भी पता है। दोष किसका है इसमें, जनता नहीं जानती है क्या? कौन जनता? मतलब समाधान कहाँ से आएगा? जनता अगर जानती, ये जो बकवास फैलाई जाती है मीडिया में, और कभी कभी नेताजी भी बयान देते हैं कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया और हमारे यहाँ बाढ़ आ गई। छोड़ेगा वो जो पकड़ के रखे, वो छोड़ेगा ना कि हम खामा छोड़ देंगे। छोड़ेगा वो जिसने पकड़ के रखा होगा। इस मिथक का समाधान कहाँ है? मेरा प्रश्न ये है कि इस मिथक का समाधान कहाँ है? इसका मिथक का समाधान तो लोक शिक्षण में। अच्छा, लेकिन अब लोक शिक्षण में हम तो मेरा ख्याल है करीब 20 साल से कम जब से मैंने इन सारी चीजों को जाना है, 95-96 से 25 साल तो मुझे हो गए ये कहते हुए कि नेपाल पानी नहीं छोड़ता है।
और 2006 में मेरी वो किताब आई कि नेपाल पानी नहीं छोड़ता है, उसकी चर्चा है। एक बार विधानसभा में भी ये बात कह दी गई थी कि नेपाल पानी छोड़ देता है, उस पर बहस भी हुई थी। उस पर एक साहब का बयान भी है, जिस दिन ये बयान दिया गया था कि नेपाल पानी छोड़ देता है, उस दिन की तो रिपोर्ट ही खैर नहीं। अच्छा, वो नहीं, वो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके अगले दिन जो बहस हुई थी वो रिपोर्ट है, जिसमें कि एक साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमारी तो मंत्री जी से जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि ये तो गलत बात है कि हम लोग कहते हैं कि नेपाल पानी छोड़ देता है, नेपाल ने कोई नियंत्रण नहीं कर रखा है और कोई पानी नहीं छोड़ता है। तो ये बात आकर के महफिल में कहिए ना कि नेपाल पानी नहीं छोड़ता, अब वो तो उसी को पता लगेगा ना जो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स जी जी, या जिस प्रोसीडिंग में चर्चा हुई थी वहाँ प्रेस वाला आकर के कहेगा, तो प्रेस वाला भी नहीं कहेगा, वो भी अपने लिए कन्वीनियंटली बचा करके रखता है। नेताजी तो बचा करके रखते ही हैं, हमारे इंजीनियर साहब हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं, उनका पब्लिक के साथ कोई लगाव भी नहीं। हमारे से लोग हैं तो कुत्ते हैं, हम लोग तो घूमते रहेंगे और मर जाएंगे किसी दिन घूमते घूमते। हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम किसी को बता सकें, और हम जितना बताते हैं लोगों को, मीडिया के हमारे मित्रों को, उतना ही हेडलाइन बनती है, नेपाल ने पानी छोड़ा। और यहाँ तक कि मैं उसके कमजोरी बता रहा हूँ मीडिया की। मान लीजिए आज बराक क्षेत्र से खबर आती है कि वहाँ से पानी इतना जा रहा है और उसकी गति 40 मील प्रति घंटा है ना। दूसरे दिन खबर आती है कि इतना पानी गया, उसकी रफ्तार जो थी वो 60 मील प्रति घंटा थी। तीसरे दिन खबर आती है कि यहाँ से पानी गया, उसकी जो स्पीड है वो 25 मील प्रति घंटा है। मैंने अखबार देखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पिछले 3 दिन में 125 मील प्रति घंटा की रफ्तार से कोसी का पानी बहा। वो 40 और 60 और 25 को जोड़ दिया प्रति घंटा को, और जो जोड़ के हिसाब दे दिया कि 125 मील प्रति घंटा के हिसाब से वहां से पानी निकला है। आप 125 मील प्रति घंटा का मतलब समझते हैं, सही बात कि पानी किस रफ्तार से जा रहा होगा, और उस रफ्तार से अगर पानी गया तो एक आदमी नहीं बचे, बिल्कुल एक जीवधारी नहीं बचे अगर वहां से उस रफ्तार से। लेकिन ठीक है, वो एक दफे पढ़ करके लोग उसको कोट भी करते हैं। यहाँ आज तो कल तो 125 मील प्रति घंटा रफ्तार से पानी निकल गया। लोक शिक्षण की जब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरी एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात, बहुत शिक्षण थे और कई बार मुख्यमंत्री रह चुके। मैं बागमती की अपनी किताब लिख रहा था, तो बागमती योजना को लाने में उनका बड़ा योगदान था, सभी लोग उसको धन्यवाद देते थे उनको। तो बागमती पर किताब लिख रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि 2008 की बात कि आजकल आपका सभी अखबारों में इसमें लेख छपता है कि बराक क्षेत्र बांध के बनाया, नेपाल में बने बांध के अलावा, बड़े बांध के अलावा हमारी समस्या का कोई समाधान। तो मैंने उनसे सीधा सवाल किया और मैंने उनकी इजाज़त से टेप रिकॉर्डर ले गया था, मैं साथ में और ऑन कर रखा था। मैंने कहा आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वैसा का वैसा ही कोट करूँगा। बड़े उदार थे, उन्होंने कहा हाँ करिए, कोई हर्ज नहीं। वो मुझे शायद जानते थे, मेरी एक आध किताब भी, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा गुरेज नहीं था। तो मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि जो आपका भाषण होता है रोज और जो लेख छपते हैं अखबार में, तो नेपाल वाला बांध किस दिन बनेगा, कब बनेगा? उन्होंने मुझसे कहा कि कभी नहीं बनेगा। मैंने कहा आपका भाषण और आपका लेख? तो बोलते हैं हाँ, अगर हम राजनीति में हैं, हमारी पार्टी है, तो हमारा संगठन भी है, तो लेख भी लिखा जाएगा और भाषण भी दिया जाएगा, ये दोनों काम किए जाएंगे, लेकिन वो बांध कभी नहीं बने, ये शायद किसी के हित में नहीं है। ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं ये बात कोट करूँगा। बोलते एकदम कीजिए। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मेरी एक मीटिंग में 15-20 हज़ार लोग बड़े आराम से आ जाते हैं जहाँ मेरा भाषण होता है, और मेरा लेख जहाँ छपता है वो मेरे नाम से छपता है, उस पर चर्चा होती है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐसा कहा, तो उसकी चर्चा होती है।
आप मिश्रा जी, आप किताब लिखिएगा, बहुत छापिएगा, हिम्मत होगी आपकी तो 2000 प्रति छापिएगा, और बहुत पढ़ने वाला उसको मिलेगा तो 20,000 लोग मिलेंगे। 20,000 लोग मेरी एक मीटिंग में आ जाते हैं। आपकी मीटिंग में अगर 50-60 लोग आ गए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ बहुत सफल मीटिंग। तो जब तक आप 400 मीटिंग नहीं करेंगे अलग अलग जगहों पर, तब तक आप मेरी एक मीटिंग का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपका कोई संगठन नहीं है, आपकी कोई पार्टी नहीं है, आपके पीछे कोई नहीं खड़ा, आप हमारा मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते। हमारा संगठन है, पार्टी, और हम जो चाहेंगे सो करेंगे। और यही सवाल आप जा करके नाम लेकर के उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी से, लालू जी से और रामविलास जी से पूछिए ये बांध कब बनेगा, और उनसे पूछिए कि उनके क्या मत है, और देखिए कि वो क्या है। आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। वो रिकॉर्ड मेरे पास है, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड मेरे पास है। वो टेप रिकॉर्डर है, आजकल तो मिलता नहीं है कि मैं उसको सुन पाऊँ या सुना पाऊँ, लेकिन ये उन्होंने स्पष्टतः कहा। अब इसको हम क्या समझें? इंजीनियर साहब से हमारे बहुत से मित्र हैं जो कि बड़े रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पर रह चुके हैं। वो कहते हैं कि समाधान तो इसका बांध में ही है, बड़े बांध में ही है, और आप हमको जमीन दे दीजिए, वो क्या कहते हैं, साइट दिलवा दीजिए, हम बांध बना देंगे, हमको क्या दिक्कत। अरे आप इतने भोले हैं कि आपको पता नहीं है कि जमीन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, और इसको करते हुए 70-80 साल बीत गए। इतने भोले तो आपको नहीं है, और आप सीनियर पोजीशन में रहते हैं, आपको तो पता होना चाहिए ना। तो आप खाली वार्ता करेंगे और किसी समाधान पर, हमको तो रिजल्ट चाहिए ना। तो ये जो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है और जो पूरा डिपार्टमेंट बना, उसका क्या मतलब, उसका लबोलुबाब क्या है? नहीं देखिए, डिजास्टर वाले मैं इतना जरूर कहता हूँ कि वहाँ जो NDRF और SDRF ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये बयान देते हैं कि इस साल बाढ़ के साल दिया है, इस साल बाढ़ जुलाई में ही आ गई और हमारी पूरी तैयारी नहीं थी। मेरे पास तो पूरा चिट्ठा है ना कि कब मई में जो बाढ़ आई थी, कब जून में बाढ़ आई थी, और क्या क्या हुआ था। मैं तो उनको एक एक साल की डिटेल दे सकता हूँ कि वो आपको पता नहीं था कि फलाने साल मई में बाढ़ आ गई, और उसके बाद जून में बाढ़ आ गई थी। जून में ही आपको सारी मशीनरी उतारनी पड़ गई थी, और नवंबर तक रखनी पड़ी थी, दिसंबर तक रखनी पड़ी। तो मतलब आपदा प्रबंधन विभाग का दोष वहां तक है जहां वो ससमय तैयारी नहीं कर पाते हैं, पर जो असल आप कह रहे हैं कि जो जहां मुद्दा फंसा हुआ है वो पॉलिटिकल विल की बात है। पॉलिटिकल तैयारी तो देखिए, तैयारी जो है ना, सरकारी तैयारी होती है 15 जून से 15 अक्टूबर तक। वही सवाल उठता है जी, ये विपत्ति जो है, अगर वो मई में आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? आपको तो सबसे तैयार रहना है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है, तब आप क्या करेंगे? और अगर नवंबर तक बाढ़ आती है, यानी हथिया का पानी बीत गया और स्वाति चित्रा भी बीत गया, तो उसके बाद आप मस्त हो गए। लेकिन उसके बाद में पानी बरसा, तब फिर आप क्या करेंगे? बाढ़ आ गई तो उसका समाधान कौन करेगा? ये जो हुआ था, ये 1968 वाले जिस बाढ़ की बात मैं बता रहा हूँ, वो 5 अक्टूबर की बात थी। हत्या का करीब करीब अवसान हो चुका था, और एकाएक बादल घिरे और उतना पानी आ गया। किसी की तैयारी नहीं थी। जो साइट पर इंचार्ज आदमी था, वो बेचारा पुअर गाय वाज न्यूली मैरिड, और उसकी बीवी पढ़ती थी दरभंगा मेडिकल कॉलेज। वो चला गया बीवी से मिलने के लिए, तब उसको क्या करेंगे? यू आर द मैन रिस्पॉन्सिबल। यहाँ जिस जगह ब्रीच हुआ उसको भी दोष नहीं दे सकते। वहाँ जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब थे, इन लोगों को किसी न किसी को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। बिल्कुल, लोग थे वहाँ मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन एवरीबॉडी वाज रिलैक्स क्योंकि दुर्गा पूजा का सीजन था। यू कांट बी रिलैक्स व्हेन यू आर डीलिंग विद डिजास्टर्स। तो कभी भी हो जाएगा। ट्रू, वेरी ट्रू। कभी भी हो जाएगा, तो उसके लिए आपकी तैयारी रखनी चाहिए। आपका अंदेशा इस साल के लिए, आप कुछ व्यक्तिगत वार्तालाप में साझा कर रहे थे, इस साल के लिए आपका व्यक्तिगत अंदेशा क्या है? देखिए, संदेश देने वाले पहली बात तो हम कौन होते हैं और हमारी सुनता कौन है, वो तो हमको पूर्व मुख्यमंत्री बता गए थे। एक और आपके यहाँ के बहुत स्वनाम धन्य नेताजी
अब नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े ओहदे थे उनके पास। मैंने उनसे एक बार चर्चा की कि मेरे ये संदेह हैं और इसका क्या समाधान। तो खैर वो बीच बीच में जितनी देर मैं उनसे बात करता रहा, पूछता रहा, तो वो मुझसे हमेशा पूछते रहे कि आप पत्रकार तो नहीं हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ। तो फिर क्या हैं? मैंने कहा मेरी जिज्ञासा है, मैंने ऐसी ऐसी तबाही देखी थी तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, और थोड़ा बहुत अध्ययन है, और आप लोग पुराने लोग हैं उस इलाके के, तो आप लोगों को तो सारा कुछ पता होगा किस्सा ने कहने के लिए। तो बोलते हैं ये कह कर कि क्या कर लीजिएगा। मैंने कहा 4 लोगों को और बताऊंगा, जहाँ तक मेरी औकात है वहाँ तक मैं बताऊंगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और मेरी फलाने फलाने साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी उसकी पुष्टि की। बोलते हैं देखिए समय बर्बाद मत। ये बात मैं 1986-87 की कहा, आज से करीब 30-35 साल पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप पूरे देश को ये बातें जो आप कह रहे हैं या सुन रहे हैं मुझसे, आप सिखा भी देंगे तो भी प्रधानमंत्री का 5 मिनट का भाषण आएगा टीवी, जब टीवी आ गया कि देखिए हम तो ये काम करना चाहते हैं जनता की भलाई के लिए, और कुछ गुमराह लोग इसके बारे में भ्रम फैला रहे हैं, तो आप पूरी जिंदगी बिता देंगे, उनका 5 मिनट का भाषण आपके सारे किए काम को मटिया मेट कर दे। तो बेहतर होगा कि जाइए कमाइए खाइए, इस चक्कर में मत। तो मैं तब से कमा खा रहा हूँ, चक्कर में नहीं पड़ा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं इसी की नींद जागता हूँ, इसी की नींद सोता हूँ, और कुछ नहीं होता कि मैं जो जानता हूँ कम से कम दूसरे को बता दूँ। तो जिस दिन मैं नहीं रहूँगा, शायद उनमें से कोई वो बातें वहाँ से शुरू करेगा जहाँ मैं खत्म कर दूँ। तो मेरा संदेश कुछ नहीं हो सकता। लोगों के बीच में बात करता हूँ तो मीडिया से बात करेंगे, वो बहुत पावरफुल होता है, तो दूसरे दिन हेडलाइन बना देते हैं नेपाल ने पानी छोड़ दी। क्या करूँगा? तो मेरा किया उनको बताना, उनको एजुकेट करना, और कितना एजुकेट करेंगे, रोज़ लोग बदलते हैं। तो मैं जा कर के अब एक या तो कोई सेंटर खोलूँ, कोई NGO खोलूँ जहाँ की ये काम करूँ, और NGO अगर खोलूँगा तो मेरी सारी ताकत और सारी बुद्धि NGO चलाने में दी जाएगी, काम करने का मुझे समय नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। तब मैं किसी दूसरे तीसरे की दी हुई सूचना पर आश्रित होकर के अपने निर्णय लूँ, वो मैं नहीं करना चाहता। कुछ तो करना चाहिए उसके बाद। तो संदेश देने की औकात मेरी, लेकिन ये है कि परिस्थिति को समझा जाए, और जो जिसको कि हम लोग प्रोफेशनल भाषा में लेमैन कहते हैं, कि वो क्या कहते हैं, मूर्ख छी आपके यहाँ। हाँ, हम तो मूर्ख छी, बहुत लोग कहते हैं हम तो मूर्ख छी। आम तो आदमी किसने कहना सिखाया? हाँ हाँ, आम आदमी जो है तो हम तो मूर्ख छी। हाँ, सब तो पढ़े लिखे छी। तो वो आदमी किसने सिखाया कि तुम मूर्ख हो? हमारे जैसे लोगों ने नहीं सिखाया कि तुम बेवकूफ हो, तो तुम कुछ नहीं जानते। हम पढ़े लिखते हैं, समस्या के बारे में जितना जानते हैं उतना तो नहीं जानते। उसको बेचारे को पलट करके ये भी कहने की हिम्मत नहीं है कि हमारा जो नदी के साथ अनुभव है, महाशय आपका झेले भर भी नहीं। हमारा बच्चा जो है वो 2 साल की उम्र से बाप की उंगली पकड़ करके जाता है नदी के किनारे, पानी करता है, बाप उसको एनकरेज करता है, आगे नहीं जाने देता है, उसकी सुरक्षा रखता है। 8 साल का 10 साल का होते हुए वो लड़का लड़की तैरना सीख जाते हैं पूरे इलाके में, और 12-13 के साथ होते होते नाव खेना सीख जाते हैं। कई तो वो लड़के मिलकर के बड़ी नाव भी खेले जाते हैं। लड़कियों को मैंने देखा, और महिलाओं का तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल वो मूर्ख है, आपके। और आप जिसको तैरना नहीं आता वो आप एक्सपर्ट हैं, कैसे हो जाता है भाई? ये सवाल भी नहीं करते। तो ऐसे लोगों से ये सवाल उम्मीद करना कि वो सवाल पूछें, लेकिन ये जरूरी है कि हम में से कुछ लोग ऐसे निकलें जो कि उनकी सही नुमाइंदगी कर सकें और दिखने के लिए तैयार हैं। आजकल क्या होता है कि बहुत से लोग, अरे हमारे यहाँ तो वो कलेक्टर वो हमारे यहाँ आता है, तो कमिश्नर साहब तो हमारे यहाँ आते हैं, जब आते हैं मिलने के लिए आते हैं, कितना रुतबा बढ़ता है हमारा। अरे ये रुतबा बढ़ता है, नेताजी आते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं। तो
रुतबा बढ़ाने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं हम्म, तो फिर भगवान के लिए मत तकलीफ कीजिए, हम्म, मत तकलीफ कीजिए। ये राह जो है बड़ी बहुत मुश्किल है। कंटकाकीर्ण है, जिसको कहते हैं, वो मुश्किल है। हम्म, हम्म, तो संदेश देने के हकदार हम नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के लिए जरूर हामी हैं कि एक न एक दिन लोगों को इतना ताकतवर होना पड़ेगा कि सर आप आकर के हमसे बात कीजिए और हमारी ये डिमांड वो आप पूरी कीजिए, और अगर उसके अलावा कुछ करना है तो हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे हमारा जीवन शैली उजड़ जाएगी। आज हम कहते हैं ना कि हमारे 9,42,000 एकड़ जमीन पर पानी पड़ा हुआ है, जल जमाव है। हम्म, तो ये आंकड़ा थोड़ी है। अगर हम्म, हमारी 1100 की के आसपास की अगर जनसंख्या घनत्व है हम्म, तो करीब 1 करोड़ से ऊपर, हम्म। 1.25 करोड़ के लोगों की जमीन तो पानी में चली गई है ना। क्या ये आपको 1.25 करोड़ लोग क्या करेंगे? जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, जिसमें जिन विषमताओं की आपने बात की कि जो विद्वान हैं वो अलग डूबे हुए हैं, जो जिनको मूर्ख बना चुके हैं, वो जानते हैं सब कुछ पर वो कुछ कह नहीं सकते, इन विषमताओं के बीच में क्या आपको लगता है कि कोई रास्ता बचा हुआ है? अच्छा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं है। जी। और या फिर अगला प्रश्न कि क्या वहाँ क्या? की एक डिप्रेस्ड मेंटालिटी हो जाती है, वहाँ की एक मानसिकता ही ऐसी अरे तो डिप्रेस्ड वो हो तो जाती है? मैं तो कई लोगों से सुना है मैंने, हम्म, जो कि इतना डीपली इन्वॉल्व हैं, हम्म, कि बिहारीज आर ए रिजाइंड लॉट। हम्म, इसका हिंदी में क्या अनुवाद करेंगे? हम्म, शायद जो आप पूछ रही हैं वही इसका अनुवाद। हम्म, दे आर ऑल रिजाइंड लॉट। हम्म। उन्होंने सच सारी चीज़ों को भगवान फेट भरोसे के आगे, छोड़ हाँ, दिया। छोड़, ईश्वर के भरोसे आप छोड़ रखा है। कुछ नहीं हम्म, कर सकते। मैंने शुरू कहा था कि हम्म, जब ये हादसा उनके साथ हुए हम्म, तो वो तटबंध के अंदर फंसे या जल जमाव के हम्म, या उसमें फंसे, हम्म, उफनती नदी के सामने पड़े, तटबंध टूटने के सामने पड़े, हम्म, तो उन्होंने संघर्ष का रास्ता हम्म, न करके ले करके एक आसान रास्ता चुना, हम्म, मैदान छोड़ करके चले गए। हम्म, तो अब वो सब जगह हैं, कमा खा रहे हैं बेचारे, हम्म, यहाँ रह करके भी नहीं कमा खाते, हम्म, खा पाते। तो उन्होंने एक रास्ता, और जो उनके सामने रास्ता खुला हुआ था, आसान रास्ता तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पलायन का। आसानी उनके यहाँ भी नहीं है। उनके यहाँ, हम्म, आपके यहाँ दिल्ली में मैंने सुना है कि हम्म, जो एक कोठरी हम्म, 8 बाई 10 की होती है, उसमें 6-7 आदमी सोते हैं, और कई जी, लोग तो दुचट्टी बना करके सोते हैं। हम्म, और उस कोठरी का मालिक बाहर आकर के चप्पलें गिनता है उनकी, हम्म, कितने लोग अंदर हैं, हम्म, है ना। तो हम्म, वो सुख से तो नहीं है वहाँ। कुछ लोगों का जैकपॉट लगा होगा तो वो हम्म, सुख से होंगे, हम्म। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारी लोग बहुत ही जाती हैं, बहुत ही भयानक वो हालातों तो में रहते हैं। हम्म, सुख सुख में नहीं है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं, उनका कोई खैर खा भी नहीं है, ना वहाँ और न हम्म, यहाँ। हम्म, अलग अलग तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, सबका, परिवार का। और एक और जमात है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, कि हम्म, दिल्ली या पंजाब या हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, जहाँ कहीं की भी बात करें हम, हम्म, जब तक ये लोग सशक्त हैं, जब तक इनका हाथ पैर चलता है, हम्म, तब तक तो वहाँ इनका स्वागत है। हम्म, जिस दिन ये बूढ़े हो गए हम्म, और अपनी ज़मीन पर, अपने गांव पर वापस लौटेंगे, तो वहाँ जो इनका घर वाले लोग बैठे हुए हैं, हम्म, वो उनसे कहते हैं कि कष्ट में मजा मार लिया 40 साल, हम्म, अब यहाँ क्या है। हम्म, तो मजा हम्म, भी मारोगे और अब आकर के अपना हिस्सा भी मांगोगे, हम्म, तो वो दोनों काम नहीं होंगे। एक ही हम्म, होता, या तो यहाँ रहते और हम्म, अपना हिस्सा लेते, हमारे हम्म, साथ जो कुछ भी सुख दुख था उसमें बांटते। भागीदार होते। हम्म, लेकिन अब जब हाथ पैर नहीं चलता है तो किसके भरोसे आ गए यहाँ? हम्म, किसके भरोसे, मतलब उन्हीं लोगों के भरोसे आ हम्म, हम्म, गए। ऐसे लोगों की बस्तियां मैंने देखी हैं सड़क के किनारे, हम्म, जिनका कोई पूछनिहार नहीं है, कोई हम्म, पूछने वाला नहीं है, हम्म, और वो बूढ़ा बूढ़ी हैं, बाकी सब। और मैंने ये भी देखा है कि घर का बंटवारा होता है तो हम्म, पेरेंट्स का भी हिस्सा लगता हम्म, है या नहीं लगता हम्म, है ना। तो वो बूढ़े जो माँ बाप हो गए, अशक्त अशक्त हो गए, कुछ करने लायक नहीं रह गए, तब वो कहते हैं कि हमको बच्चों ने निकाल दिया है। हम्म, इसके बारे में किसी ने सोचा, या इसके बारे में किसी ने बताया कि ऐसे लोग हैं जो कि एकदम तिरस्कृत हैं समाज से,
और क्योंकि सब फटे हाल हैं इसलिए कोई मदद का हाथ भी नहीं बढ़ाता है। मैं भी फटे हाल हूँ, तो अंधे और लंगड़े का खेल है वहाँ। तो बाढ़ बाढ़ के जो ये सामाजिक आयाम है मेरे ख्याल से इसको समझना। सामाजिक आयाम तो निश्चित रूप से इन सारी बारीकियों को, उनकी तकलीफों को समझना होगा। उसके बाद किसी न किसी को तो नेतृत्व लेना होगा ना, किसी न किसी। अब हम लोगों के साथ ये है कि हम लोगों की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो हम भी इस साल दे रहे हैं ना आपको इंटरव्यू, कोई पूछता नहीं आपके बाद। और वो इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं कि कोरोना ने सबको रोक रखा है ना। तो ना आपके पास कोई काम बचा है ना मेरे पास कोई काम बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो काफी दिनों से लंबित की सूची में थे। मैं तो काफी 1.5 महीने 2 महीने से आपकी राह देख रही थी, क्योंकि आपके बिना इस विषय पर बात हो ही नहीं सकती। तो वही क्षमा करेंगे मुझे ऐसा कहने के लिए। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल नहीं। ये एक हकीकत है। हकीकत इस साल मेरा शेयर में इतना उछाल आया है, तो कोरोना नहीं होता तो कोई नहीं घासा, लेकिन बाढ़ भी किसी को नहीं दिखाई। सब लोग या तो कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके रिलीफ बांटने चले गए होते। और रिलीफ का यहाँ तक मैंने किस्सा शायद मैंने आपको कभी बताया हो, 1948-47 के आसपास की डिबेट देख लीजिए विधानसभा की। स्पष्ट रूप से लिखते हैं लोग कि आपकी रिलीफ दी हुई हम नहीं लेंगे, हम इज्जतदार आदमी हैं, हम भिखमंगे नहीं, हमको भिखमंगा बनाने की और आश्रित बनाने की कोशिश मत की। और बहुत सी जगह लोगों ने कहा है कि ठीक है हमारी जरूरत है, आप रिलीफ जो लेकर के आए हैं इसका सामान हमको दीजिए और इसका पैसा दीजिए, और फिर आप उसका चाहे जो कुछ कीजिए, लेकिन हम खैरात नहीं लेंगे, है ना। उसको, और आपके राम वृक्ष बेनीपुरी भी थे सीतामढ़ी के, सीतामढ़ी में उनका गांव तो नहीं, शायद मुजफ्फरपुर में चला गया बरदुआ, और उसके पास वाला गांव बेनीपुर मुझे याद नहीं एकदम। बेनीपुर हाँ, बेनीपुर सीतामढ़ी में है या इस वक्त कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैंने उनके बारे में कभी लिखा था। उनका बयान था 1956 में, आप लोगों को विधानसभा में, आप लोगों को रिलीफ बांटने में मजा आता है। जब कोई विपत्ति आने को होती है तब लोग चक्कर काटना शुरू करते हैं अधिकारियों के यहाँ, इतना सामान यहाँ चाहिए, उतना सामान वहाँ चाहिए, और वो सामान हमारे दरवाजे से बचना चाहिए। तो वो एक इंश्योरेंस है फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, मेरे दरवाजे से बटा सामने तुम्हारी मदद की। लोग भी चाहते हैं कि हाँ अब वो दिया है उन्होंने, तो हम कैसे कृतज्ञ हो जाएंगे, कैसे कृतज्ञ हो जाएंगे। तो बड़ा आसान तरीका है, आप कीजिए। अभी भी रिलीफ बढ़ती है। पहले वो क्या कहते हैं, सूखा में तो गेहूँ आ गया था आपके यहाँ, बाजरा आ गया था, तो सारा कुछ आ गया था जो कि मिथिला के लोग खाते नहीं है, जानते नहीं। बाजरा तो नहीं जानते थे, लेकिन बाजरा खाना पड़ा। हलवा नहीं खाते थे, तो वो इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि जिसमें घर में अनाज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खरपतवार इकट्ठा करके चूल्हा जरूर जला दिया जाता था, जिससे कि घर के धोखे से वो धुआं निकले तो लोगों को लगे कि अच्छा उनके यहाँ ठीक है अभी खाना बन रहा है। तो खाना नहीं बन रहा था, वो पत्ते जलाए जा रहे। बच्चे जब रोते थे तो उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता था कि उसके रोने की आवाज़ बाहर में सुनाई पड़े। ये सब हुआ है ना आपके यहाँ? तो आपने सुना होगा, मुझसे ज़्यादा सुना होगा। यात्री ने पूरा इस पे लिखा है, बहुत सारी उनकी कविताएं हैं जी। तो ये सारा कुछ हम लोग भोग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी रिलीफ लेने के लिए हमारा आग्रह नहीं, जिसको इज्जत प्यारी थी। कई बार मैंने देखा है विधानसभा के डिबेट्स में कि जिसको इज्जत प्यारी है वो क्यों जाएगा लेने के। कल परसों मैंने पोस्ट किया है, तो एक सारण में मेरी मुलाकात हुई थी एक साहब से, सिवान जिले में। उन्होंने कहा था कि जाएं रिलीफ लेने तो इज्जत भी गंवाएं और कुछ हाथ भी न, इज्जत से जोड़ते थे रिलीफ को। आज क्या स्थिति हो गई, मेरे ख्याल से बांट करके हाथ खुलवा दिया सब। नहीं ये जी, और कहा लो कहो रस खान। नहीं मेरे ख्याल से जितनी बातें हैं और जितने आयाम हैं और जितने त्रासद हैं और जितना लावा आपके दिल में भी काम करते करते और परिस्थितियों को बहुत नजदीक से देखते हुए भोगते हुए
भरा हुआ, मेरे ख्याल से अंतहीन जो है सिलसिला है। और जिस तरीके की बातें आपने बताई है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि हम अनभिज्ञ हैं राजनीतिज्ञों के इन नहीं, जो जो आप रुख आपने बताए आपने तो हैं। भोगा, हमने पर भोगा थोड़ी, हमने तो नहीं, दूर से सबसे तमाशा देखा। जी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई रास्ता नहीं दिख पड़ रहा है, जो इलेक्टोरेट को आप एजुकेट करें, उनको रास्ता उनको आप देखिए, जागरूक करें। एक चीज़ देखिए, एक हम्म। चीज़ देखिए, मैं बताऊँ रास्ता आपने, हम्म। मैंने कई बार मैंने एक लेख भी लिखा था आज से 20 साल पहले। हम्म। और मेरे बहुत से लोग एनजीओ में मित्र हुआ करते थे, हम्म। तो मैं उनसे कहता था कि यार देखो, उस समय मैं अन्ना हजारे को जानता हम्म। हूँ, मैं वहाँ गया भी था। जी। तो मैंने कहा कि यार देखो, ये सूखे वाला इलाका है ना, और एक गांव पकड़ करके हम्म। अन्ना जी ने इतना बड़ा काम किया कि उसको हम्म। आत्मनिर्भर बना दिया पूरा। हम्म। तो वहाँ की सारी दारू भट्टियाँ जो थी वो हटवा दी, वहाँ जितने हम्म। गंदे काम होते थे, घटिया काम उस गाँव में, हम्म। सबको बंद करवा दिया एक अकेले आदमी। हम्म। तो क्या हम लोग बाढ़ वाले इलाके में ऐसा नहीं कर सकते? हम्म। एक अन्ना कोई अपना नहीं पैदा कर सकते? हम्म। तो किसी ने उस पर घास नहीं डाली। लेकिन मैं आज आपको फिर बताता हूँ, कभी हम्म। कभी मैं बताता हूँ लोगों को हम्म। कि देखिए, आप एक मान लीजिए किसी गाँव को, मधेपुर है, मधेपुर तो हर साल डूबता है, हम्म। पानी में जाता है। हम्म। कुशेश्वर स्थान हर समय जाता है। हम्म। ये जो खगड़िया वाला इलाका है, ये फरकिया वाला, हर साल पानी में जाता है। हम्म। वो पूरा बरौनी से लेकर के हम्म। और पूर्णिया तक का जो गंगा के पूरब वाला इलाका हम्म। है, एक कोई गांव अडॉप्ट, एक हम्म। किसी गांव में, हम्म। और उसमें ये जो पिलर पर घर बनाते हैं ना, खंबे वाले घर, हम्म। जो कि पानी के ऊपर रहता है, हम्म। बहुत से लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन उसको परसों नहीं किया। हम्म। हम्म। मैंने देखा है, हम्म। बांग्लादेश में देखा है, अपने यहाँ भी देखा है, बाघ वाले हम्म। बहुत जगह जगह। हम्म। आप खंबे पर एक स्कूल बनाइए, हम्म। स्कूल जिसमें कि 50 बच्चे पढ़ते, हम्म। और वो आपके मैक्सिमम फ्लड लेवल के ऊपर। हम्म। गांव में जैसे पहले लोग बताते हैं डी, हम्म। हर बुढ़ा आदमी बोलता था कि गांव डूब जाए तो डूब जाए, डी नहीं डूब, यानी खेत डूब जाए तो डूब जाए, हम्म। डी नहीं हो डूबता था। हम्म। बहुत से गांवों के नाम के साथ डी लगा हुआ हम्म। है आप लोगों के यहाँ। हम्म। वो डी खामखा नहीं लगा हुआ है, उसके पीछे कारण है कि बरसात के मौसम में सब लोग जाकर के वहाँ शरण। हम्म। तो एक डी को जिंदा करो, या तुम्हारे यहाँ जो तालाब है उसका जो ढूंढा है उसको तैयार करो, हम्म। उसमें हम लोग बाढ़ के मौसम में चले जाएंगे। और ये जो स्कूल है, कुछ फासले पर एक स्कूल बना दो, हम्म। और सरकार से कहो या किसी, वो क्या बोलते हैं उसको, मालिक से, हम्म। दाता धर्मी से, वो शब्द खोज रहा है, किसी फंडिंग दाता एजेंसी धर्मी से से। कहो कि हमको, हाँ, दो दो तो बड़ी नाव हमको दे दो, हम्म। जिसमें कि 30-40 लोग बैठ सकें। हम्म। हाँ, हम्म। बाकी हम अपना इंतजाम खुद करें। हम्म। बरसात में हमारा गांव जब डूबता है तो हम हम्म। अपने डीह पर चले जाएंगे, हम्म। तो हमारी अपनी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होता है। हम्म। हम्म। हमारा जानवर सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। हम्म। हमारे मास्टर जो कि अगर हमारे गांव में हैं, नहीं तो हम्म। हमको हम्म। कुछ लोगों को 3-4-5 साल के लिए सैलरी दे दो उन मास्टरों की, जो कि इन बच्चों को हमारे गांव के पढ़ा उनको सकते। पढ़ाएंगे, 50-60 बच्चों को, हम्म। उसी स्कूल पर जो कि हमने खंबे पर बना रखा है। हम्म। नाव अगर बड़ी होगी तो किसी भी माँ बाप को बच्चे को भेजने में दिक्कत नहीं होगी। हम्म। नाविक की जरूरत नहीं है, नाविक हम्म। गांव में हर एक में मौजूद जी है। वो बिल्कुल। उन बच्चों को स्कूल पहुंचा देगा, हम्म। मास्टर जी उनको 2-3 घंटा पढ़ाएंगे, हम्म। और ये जो 2-3 घंटे के बीच में हमारी नावें फ्री रहती हैं, हम्म। इससे हम उस जगह को एक्सेस करेंगे, उस जगह जाने को कोशिश करेंगे हम्म। जहाँ कोई बाजार हो, हम्म। या कोई ब्लॉक का ऑफिस हो, कोई हम्म। मुखिया का घर हो, हम्म। कोई स्वास्थ्य केंद्र हो, हम्म। कोई हम्म। पोस्ट ऑफिस हो। हम्म। ये सारी जितनी भी हमारे पास पास की सिविक कम्युनिटीज हैं, हम्म। उसको हम एक्सेस कर एक्सेस सकें, करेंगे। तो अपना सामान हम वहाँ से ला सकें, हम्म। हम्म। और वो सब पूरा गांव में पहुंचा करके फिर जाएं स्कूल में, हम्म। उन बच्चों को लेकर के आएं। तो हम्म। ये बाढ़ आए चाहे जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। हमारे पास मछली है, हमारे डीह पर इतना तो हम हलवा उगा लेंगे पहले से, कि कुछ नहीं होगा तो हलवा उबाल करके खा लेंगे, जी। और बाकी चीज़ें बचा करके खा लेंगे।
तुम अपनी रिलीफ अपने पास रखो और हम ये काम करेंगे, हमारे गांव में दोबारा मत आइए। तो पूछें कि आप तशरीफ का मतलब समझते हैं? अगर वो कहे कि हाँ हम तशरीफ का मतलब समझते हैं, तो उससे कहेंगे कि आप तशरीफ हमारे यहाँ दोबारा मत लाइए, हम अपने आप जी सक्षम हैं, हमको जी। भिखारी मत बनाइए। ये बात मैंने कितने लोगों से कही, कितने लोगों से कही। खाली एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारा मॉडल होगा ये किसी मेन रोड के आसपास हो कि आने जाने वाले लोग देख सकें गांव पानी से घिरा हुआ है, तब वो अपनी नाव लेकर के आएंगे, उसमें कूड़ा गुड़ लेकर के आएंगे और हम उनको हाथ जोड़ करके कहेंगे बहुत धन्यवाद, ये किसी दूसरी जगह जा करके देखें। I could never sell this idea to anybody. बड़े बड़े लोग हैं, आते हैं, पूछते हैं क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, वी मस्ट लिव विद द फ्लड्स, वी मस्ट नॉट कंट्रोल द फ्लड्स, वी मस्ट मैनेज देम। अबे यार छोटी सी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन इसमें समाधान है। समाधान है। समाधान कोई नहीं चाहता, समाधान ही नहीं, आत्मनिर्भरता है। जी जी, आत्मनिर्भरता है। समाधान कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है, सही कह रहे हैं शायद। कोई नहीं चाहता, चाहता है कि लोग आत्मनिर्भर न हो, हाथ फैलाएं, उनका हाथ नीचे रहे और हमारा ऊपर रहे, हमारे दरवाजे से रिलीफ बने, लोग हमको दुआ सलाम करें। अगर हमारा एनजीओ है तो हम, अगर यहाँ बाढ़ नहीं आती है तो हम अगली रिक्वेस्ट भेजें अपने डोनर को कि भाई यहाँ तो ठीक हो गया, हमने ठीक कर दिया,